लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ। और आज के लेसन में हम चार्जेस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर लेसन से। बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा अच्छा चैप्टर है। लेसन नंबर इधर उधर हो गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अब देखो ये चैप्टर क्या बात करता है, ये चैप्टर बात करता है कि आपके जितने भी चार्जेस हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस मतलब जब भी कंपनी अपने प्रॉपर्टी पे गिरवी रखती है, जब भी कंपनी अपने प्रॉपर्टीज पे मॉर्गेज क्रिएट करती है, हाइपोथिकेशन क्रिएट करती है या प्लेज क्रिएट करती है, किसी भी तरह का सिक्योरिटी क्रिएट करती है, तो उसको अपन चार्ज बोलते हैं। चार्जेस मतलब क्या होता है, व्हेनेवर कंपनी बोरोज मनी, कंपनी पैसा बोरो करती है या बाहर से पैसा उठाती है, जब कंपनी पैसा बोरो करती है तो जब बदले में अपनी प्रॉपर्टीज को गिरवी रखती है, राइट। तभी भी हम लोग पैसा बाहर से बोरो करते हैं, तो बदले में हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज को गिरवी रखते हैं, राइट। तो हम अपनी प्रॉपर्टीज को गिरवी रखते हैं, जो हम मॉर्गेज क्रिएट करते हैं, चार्ज क्रिएट मॉर्गेज क्रिएट करते हैं, प्लेज हाइपोथिकेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, चार्जेस बोलते हैं। तो अब अगर कोई कंपनी है, वो अगर अपने किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रही है, तो हमें ना उसको गवर्नमेंट के पास कंपलसरी रजिस्टर कराना होता है। आरओसी के पास उसको कंपलसरी रजिस्टर कराना होता है। क्या बोला मैडम, फिर से बोलो। मैंने ये बोला कि कभी भी कोई कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कोई कंपनी ने पैसा बोरो किया। अब पैसा बोरो किया तो उस कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टीज पे चार्ज क्रिएट किया। चार्ज क्रिएट किया ने मॉर्गेज या प्लेज या हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट किया, ठीक है। तो अब कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया, तो हमें गवर्नमेंट को बताना होगा, आरओसी को बताना होगा, आरओसी आरओसी हमारी ये वाली प्रॉपर्टी पे इतने रुपए का मॉर्गेज है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है। तो वी हैव टू इन्फॉर्म आरओसी, so we have to get our charge registered with ROC, और दैट इज वाई इस चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस आपको ये बोलता है, इस चैप्टर में आप प्रोसीजरल चैप्टर है, बहुत इजी, कुछ भी टेक्निकल समझने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा टेक्निकल तीसमार खान समझने वाला नहीं है। प्रोसीजरल चैप्टर है कि अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया है तो आपको उसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराना होगा, और सवाल ये उठता है आप उसको रजिस्टर कैसे करा सकते हो, राइट। तो सबसे पहले तो अगर आपको मैं फेयर एक्ट दिखाऊं, तो अगर मैं आपको बेयर एक्ट दिखाऊं, तो बेयर एक्ट में आप देख सकते हैं लास्ट अपन ने डिपॉजिट वाला चैप्टर किया था बेयर एक्ट का, ठीक है। डोंट वरी, अपना बेयर एक्ट तो पूरा कवर हो ही रहा है, क्योंकि आपका जो मटेरियल में सेक्शंस हैं वो बेयर एक्ट का ही लैंग्वेज दिया हुआ है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज बेयर एक्ट का ही लैंग्वेज दिया हुआ है, तो अपन सेक्शन वाइज ही पढ़ रहे हैं, पूरा बेयर एक्ट वाइज ही पढ़ रहे हैं, रूल्स भी पूरे पढ़ रहे हैं बेयर एक्ट के, और आपके कंपनीज के रूल्स भी पूरे पढ़ रहे हैं। प्लस आपके आईसीएसआई मटेरियल में बहुत सारे केस लॉज भी दिए, तो वो भी अपन पढ़ रहे हैं, पास्ट कोर्ट के केसेस। सिर्फ सिर्फ आप बेयर एक्ट से पढ़ लोगे और आप कोर्ट के केसेस इग्नोर कर दोगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स है, उसको इग्नोर कर दोगे तो नैया पार नहीं होने वाली है। तो हम लोग जो आपके मटेरियल में सेक्शन वाइज तो पूरा पढ़ ही रहे हैं, सेक्शन पूरा, रूल्स पूरा, बेयर एक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ जो कोर्ट के केसेस हैं, जो रूल्स, जो पास्ट जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, हम वो भी पढ़ रहे हैं। तो आपका एवरीथिंग कवर हो रहा है, राइट। तो देखो जैसा कि बेयर एक्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था डिपॉजिट का, राइट। अब जो डिपॉजिट का चैप्टर 5 है वो कवर करता है सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76 ए तक। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कौन सा कवर करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ये आपका बेयर एक्ट का पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, विच इज योर चैप्टर 6। और इसमें कितने सेक्शन कवर्ड है, इसमें आपके कवर्ड है सेक्शन 77 से लेके सेक्शन 87 तक। कितने सेक्शन है इसमें, 11 सेक्शन है। 77 से 87 कितने सेक्शन है इसमें, 77 से 87, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में रूल्स भी हैं, हर चैप्टर के रिस्पेक्ट में ना रूल्स होते हैं। तो जैसे मैं रूल्स में क्लिक करती हूँ कंपनीज, तो यहाँ रूल्स खुल गए। कहीं चार्जेस दिख रहा है, रूल्स, चार्जेस रूल, ये रहा, दिख गया, ये वाला दिखा, चार्जेस रूल्स। ये इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में, चार्ज वाले चैप्टर के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टिव रूल्स हैं, जिसका नाम है द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014। तो आपका चैप्टर सेपरेट चैप्टर कंपनीज कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, और उसके रिस्पेक्ट में आपका रूल्स भी है, द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014, ठीक है। अब ये कवर करता है रूल 1 से लेके रूल 12 तक। कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, रूल 1 से लेके रूल 12 तक कवर करता है, ठीक है। इसमें टोटल 12 रूल्स हैं, और क्योंकि इस चैप्टर का नाम चार्जेस है, इसीलिए इस लेसन के जितने भी फॉर्म्स आएंगे ना वो सीएचजी वाली सीरीज होंगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो क्योंकि इस पर्टिकुलर लेसन का नाम चार्जेस है, इसीलिए इस लेसन के जितने भी फॉर्म्स होंगे ना
जितने भी आपके फॉर्म्स होंगे वो सीएचजी वाली सीरीज आएंगी। फॉर्म सीरीज कौन सी होगी? फॉर्म सीरीज आपकी सीएचजी वाली होगी। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम सीएचजी है, चार्ज है, तो चार्ज से अपन ने उसका इनिशियल्स लिया सीएचजी, तो इसलिए इस चैप्टर में के सारे फॉर्म्स होंगे CHG1, CHG2, CHG3 एंड सो ऑन। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो भैया चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब जब आप अपनी किसी भी एसेट पे सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो उसको अपन बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना। अब चार्ज ना आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी क्रिएट कर सकते हो और आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी क्रिएट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से सुनना, जब आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो तो वो दो तरह का होता है, एक होता है प्लेज और एक होता है हाइपोथिकेशन। और जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो तो उसको अपन बोलते हैं मॉर्गेज। अब ध्यान से सुनना, मान के चलो मेरे पास एक जमीन है। अब जमीन है, मैंने उधार लिया, मैंने जमीन गिरवी पे रख दी, तो क्या मैं जमीन उठा के उनके सर पे दे के आऊंगी? नहीं ना, जमीन का पोजीशन तो मेरे पास ही रहेगा। तो क्या मॉर्गेज में हम पोजीशन लेंडर को देते हैं? लेंडर मतलब जो हमें लोन दे रहा है, क्या हम उसको पोजीशन देते हैं? आंसर इज पोजीशन बोरोवर के पास रहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। पोजीशन हमारे पास ही रहता है, राइट? वी डोंट ट्रांसफर द पोजीशन टू द बोरोवर मॉर्गेज के केस। लेकिन अगर अपन बात करें प्लेज और हाइपोथिकेशन, तो दोनों में अंतर क्या होता है? देखो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आप अपने मूवेबल प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करते हो, गिरवी रखते हो, तो वो दो तरह से हो सकता है, या तो प्लेज या तो हाइपोथिकेशन। लेकिन जब आप अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो उसको अपन बोलते हैं मॉर्गेज। तो अब आप बोलोगे मैम मूवेबल प्रॉपर्टी पे जब अपन सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं तो वो दो तरह का होता है, प्लेज या हाइपोथिकेशन। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है कि जब अपन सामने वाले को पोजीशन डिलीवर कर देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं प्लेज। लेकिन जब अपन पोजीशन डिलीवर नहीं करते हैं, पोजीशन अपने पास ही रखते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोथिकेशन। क्या बोला मैडम? फिर से बोलो। मैंने ये बोला कि जैसे हमने जो है अपने मूवेबल गुड्स का, मान के चलो गाड़ी है मेरे पास, कार है, मैंने कार लोन लिया और अपनी कार को ही गिरवी रख दिया, ऐसा करते हैं ना? ठीक है, तो मैंने कार लोन लिया। अब कार क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ। लेकिन मैंने कार लोन लिया, अपनी कार को गिरवी रखा है, लेकिन मैं उनको पोजीशन नहीं दे रही हूँ। मैं कार यूज कर रही हूँ अपना बढ़िया, कार का पोजीशन मेरे साथ ही है और मैं बढ़िया यूज कर रही हूँ उसको। मैंने नहीं दे दिया उनको कि लो मेरी कार, जब मैं लोन वापस करूंगी तो वापस करना। कहीं कहीं कार लोन तो ऐसे ही होता है ना कि आप कार लोन लो, लेकिन जो कार आप ले रहे हो उसी को गिरवी रख के तो आप लोन पूरा वापस कर दोगे तो कार पूरी आपकी हो जाएगी, राइट? सो माय डियर, जब आप पोजीशन नहीं डिलीवर करते हो, पोजीशन बोरोवर अपने पास ही रखता है, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोथिकेशन। लेकिन जब अपन मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन लेंडर को दे देते हैं तो उसको प्लेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जेवर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के लोन ले रहे हो, तो आप अपनी ज्वेलरी जाकर के लेंडर को दे आ रहे हो, उसको दे आ रहे हो कि भाई ये ले मेरी ज्वेलरी रख, जब मैं तेरा लोन वापस करूंगी तो मेरी ज्वेलरी वापस कर देना। तो ये जो आप ज्वेलरी का पोजीशन लेंडर को दे रहे हो ना, तो इसको अपन प्लेज बोलेंगे। प्लेज में क्या होता है ना, आप अपने मूवेबल प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है ना वो उसको दे देते हो, जो लेंडर है ना जो उधार दे रहा है, आप अपने मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन लेंडर को दे देते हो और उसको बोलते हो कि जब मैं तेरा पैसा वापस करूंगी ना तो वापस करना। जस्ट एग्जाम्पल, शेयर्स। जब आप शेयर्स गिरवी रखते हो ना तो आप अपने शेयर सर्टिफिकेट दे देते हो सामने वाले को, शेयर सर्टिफिकेट दे देते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पोजीशन डिलीवर हो रहा है। तो जब हम गिरवी रखने के लिए, चार्ज क्रिएट करने के लिए पोजीशन दे देते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं प्लेज। तो बेसिक सी बात थी। चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब होता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करते हो, जब आप अपनी प्रॉपर्टी पे गिरवी रखते हो। और वो तीन तरह से हो सकता है, प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी में होता है जब आप पोजीशन दे देते हो। हाइपोथिकेशन भी मूवेबल प्रॉपर्टी में होता है लेकिन जब आप पोजीशन नहीं देते हो। और मॉर्गेज तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो पोजीशन दे ही नहीं सकते। Are we clear with this? So this is basic thing about what you mean by pledge, hypothecation और mortgage। अब अगर आप एक बार बुक में आएंगे, पेज नंबर 70 में, एक बार अगर आप बुक में आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पेज नंबर 270। आपको मिलेगा यहाँ पर पेज नंबर टू, क्या? पेज नंबर 270। लेसन का नाम है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ओके, सो एवरीवन इंट्रोडक्शन। यहाँ पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बस बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि व्हाट इज चार्ज,
बहुत बेसिक बात यहाँ पर लिखी हुई है। चार्ज मतलब क्या है? सिक्योरिटी गिवन फॉर सिक्योरिंग लोन्स और डिबेंचर्स बाय वे ऑफ मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑन दी एसेट्स ऑफ कंपनी। यहाँ पर आपको बोल दिया कि जब आप सिक्योरिटी क्रिएट करते हो, किसके बदले? लोन या डिबेंचर के बदले, यानी किसी बोरोइंग के बदले। जब आप कोई उधार लेते हो, कोई मनी बोरो करते हो, उसके बदले जब आप गिरवी क्रिएट करते हो तो उसको अपन बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना। चार्ज मॉर्गेज भी हो सकता है, हाइपोथिकेशन भी हो सकता है, प्लेज भी हो सकता है। मतलब आप किसी भी तरह से गिरवी रख सकते हो। आप मूवेबल प्रॉपर्टी भी गिरवी रख सकते हो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिरवी रख सकते हो। आप पोजीशन दे भी सकते हो, पोजीशन अपने पास भी रख सकते हो। तो नो मैटर वेदर यू क्रिएट मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और चार्ज ऑन योर एसेट, इट इज कंसिडर्ड एज चार्ज। तीनों को ही अपन चार्ज बोलेंगे। Have you clear with this? So charge means when you create security on your asset for the borrowing taken by the company, जब company borrowing लेती है, for the borrowing taken by the company by way of by way of mortgage or hypothecation or pledge on the assets of the company, that is known as charge. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन सिंपल टर्म्स, अ चार्ज इज द राइट क्रिएटेड बाय द कंपनी बोरोवर। कंपनी को यहाँ पर बोरोवर बोल रहे हैं, क्यों? कंपनी उधार ले रही है ना, कंपनी पैसा बोरो कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी उधार ले रही है, कंपनी पैसा बोरो कर रही है और बदले में गिरवी रख रही है, राइट? सो अ चार्ज इज द राइट क्रिएटेड बाय द कंपनी हु इज द बोरोवर। कंपनी यहाँ पर पैसा बोरो कर रही है, हम गिरवी क्यों रखेंगे? ऑब्वियसली ना, जब हम पैसा बोरो करेंगे, जब हम उधार लेंगे, तभी तो हम गिरवी रखेंगे ना, वरना हमें शौक थोड़ी चढ़ रहा है क्या आते जाते ऐसी थोड़ी गिरवी रख देंगे। तो व्हेन कंपनी इज अ बोरोवर, कंपनी कुछ ना कुछ बैंक से या कहीं से भी, किसी से भी, पब्लिक से, बैंक से, कोई भी लेंडर से उधारी ले रही है, तो और उसके बाद जब अपने असेट पे चार्ज क्रिएट करती है, चार्ज क्रिएट करने से क्या होता है ना, उस लेंडर को हमारे एसेट पे राइट मिल जाता है कि अगर हम पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे तो वो हमारा असेट उठा के ले जाएगा या हमारा असेट बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब अपन गिरवी रखते हैं ना, तो हम लेंडर का राइट क्रिएट कर रहे हैं अपने एसेट पे। अपने एसेट पे लेंडर का राइट क्लियर कर रहे हैं कि राइट क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मैंने इसका पैसा वापस नहीं किया तो मैं इसको अधिकार देता हूँ ये मेरा प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले, राइट? सो अ चार्ज इज द राइट, अ चार्ज इज द राइट क्रिएटेड बाय द बोरोवर, अ चार्ज इज द राइट क्रिएटेड बाय द बोरोवर ऑन इट्स असेट। हम अपने असेट पे, प्रॉपर्टीज पे, अंडरटेकिंग पे राइट क्रिएट करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट फ्यूचर हो, इन द फेवर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक और एनी अदर लेंडर। जब हम क्रेडिटर के फेवर में गिरवी क्रिएट करते हैं, राइट क्रिएट करते हैं, राइट, हु हैज अग्रीड टू एक्सटेंड हिज फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी जो हमें लोन दे रहा है उसके प्रति जब हम राइट क्रिएट करते हैं अपने एसेट में, तो उसको बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना। बहुत ही ईजी लाइन में, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, चार्ज की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है? अब नीचे आ जाओ, प्लेज क्या होता है? देखो, प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज, ये तीनों ही वर्ड कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है? एक बार मुझे जल्दी से बता देना, मेरी आवाज धीरे तो नहीं आ रही है, पर परफेक्ट आ रही है ना? कोई घर घर तो नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइज नथिंग, और लो, और इज इट परफेक्टली परफेक्ट, राइट? ओके। पता नहीं चल पाता है, कई बार बाद में मैं रिकॉर्डिंग में देखती हूँ तो कई बार वॉइस खराब आ जाती है, तो अगर कभी वॉइस खराब आए ना तो मुझे बता देना, राइट? तो अभी परफेक्ट है, ओके। तो देखो, ये जो तीनों वर्ड्स है ना, प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज, ये तीनों वर्ड्स ना कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है। तो तीन वर्ड्स हैं, प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज, ये तीनों ही वर्ड कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है। अगर अपन प्लेज की बात करें ना, तो ये वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन। अगर अपन प्लेज की बात करें तो ये वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज को कैसे डिफाइन किया हुआ है? देखो, प्लेज में क्या होता है ना, जैसे मान के चलो मैंने अंशिका से 1000 रुपीज़ का लोन लिया, और मैंने, ये मेरे पास बुद्धा जी हैं, आप लोगों को नहीं दिखेगा, वाइट हो गए होंगे पूरे, मेरे पास ये बुद्धा जी हैं, तो मैंने अपने बुद्धा जी को ना अंशिका को गिरवी रख दिया। अंशिका को गिरवी रख दिया कि अंशिका, तुम मुझे 500 रुपए का लोन दो, ये 500 रुपए का है, तुम इसको रख लो, जब तक मैं तुम्हारा लोन वापस नहीं करती तब तक तुम मेरे बुद्धा जी को रखो, और जब मैं तुम्हारा लोन वापस कर दूंगी 500 रुपए का, तुम मेरा बुद्धा वापस कर देना, ठीक है? ये छोटी सी बात हो गई। और अंशिका बोलेगी, मैडम क्या बुद्धा दे रहे हो, फोन दो ना, अपना फोन दो, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाता है अपन बिल में। अब ये जो होता है ना, जब आप अपना सामान किसी और की पोजीशन में देते हो कि फ्यूचर में वो मुझे वापस कर देगा, जब आप अपना सामान टेम्परली किसी और की पोजीशन में देते हो और फ्यूचर में उसको बोलते हो वापस कर देना, तो उसको बोलते हैं अपन बेलमेंट। उसको क्या बोलते हैं? बेलमेंट। तो प्लेज और बेलमेंट एक ही जैसा होता है, तो प्लेज इज नथिंग बट अ बेलमेंट।
जो आप अपने गुड्स को बेलमेंट कर रहे हो फॉर सिक्योरिंग द पेमेंट एज अ सिक्योरिटी, वो आपका प्लेज हो गया। बेलमेंट मतलब क्या होता है पता है? जब आप अपने गुड्स को किसी और को देते हो और बोलते हो कि इस कंडीशन के पूरा होने के बाद मुझे वापस कर देना, ठीक है। अब जब आप अपने 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 गुड्स को क्यों बेलमेंट कर रहे हो, क्यों बेल कर रहे हो? आप अपने गुड्स को इसीलिए उसका बेलमेंट कर रहे हो, क्यों? ताकि आप सिक्योरिटी क्रिएट कर पाओ फॉर द पेमेंट। मैं उसको बोल रही हूँ, मैं अंशिका को बोल रही हूँ कि भाई तू मुझे उधार दे रही है, तो एज अ सिक्योरिटी मैं तेरे को ये अपने गुड्स दे रही हूँ। So we are doing bailment of goods as a security for the payment of debt, and that is known as pledge. और ये कहाँ डिफाइंड है पता है? ये डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। याद करो, बेलमेंट और प्लेज के बारे में सीएसईटी में भी पढ़ा था थोड़ा सा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। प्लेज है ना, इसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दी है। डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि एज पर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, it defines pledge as the bailment of goods as a security for payment of the debt or performance of a promise. प्लेज क्या होता है? प्लेज जब आप अपने गुड्स को बेलमेंट करते हो। बेलमेंट यानी कि अपने गुड्स का डिलीवर पोजीशन डिलीवर करते हो। बेलमेंट यानी अपने गुड्स का पोजीशन आप किसी और को दे रहे हो एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। डेट पे करने के लिए या प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, तो बोलते हैं प्लेज। आर वी क्लियर विद दिस? और प्लेज में आपको पोजीशन डिलीवर करना होता है। मैंने आपको बताया प्लेज में यू हैव टू डिलीवर द पोजीशन ऑफ द गुड्स। मुझे इसका मतलब, अगर मैं अपना फोन प्लेज कर रही हूँ, तो मुझे अपनी फ़ोन की पोज़ेशन देनी होगी अंशिका को कि ये लो मेरा फ़ोन, पोज़ेशन लो तुम लो, ये लो मेरा फ़ोन, और जब मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूँगी, तो तुम मेरा फ़ोन वापस कर देना। तो प्लेज में यू हैव टू डिलीवर द पोज़ेशन ऑफ द गुड। आई होप एवरीवन इज़ क्लियर। बस इसके आगे और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है, बहुत है, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन वर्ड भी कंपनीज़ एक्ट में डिफाइंड नहीं है। हाइपोथिकेशन वर्ड एक एक्ट है, सारफेसी एक्ट, प्रोफेशनल में आप लोग पढ़ेंगे, सारफेसी एक्ट में डिफाइंड है। सारफेसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत खतरनाक फुल फॉर्म है, डरना मत। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ऑल्सो नोन एज सारफेसी एक्ट। ये आप लोग प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारफेसी एक्ट। यस, जो हाईलाइटेड और अंडरलाइंड है वो पढ़ना है, जो अंडरलाइन है और जो हाईलाइटेड है, ठीक है। अंडरलाइन एंड हाईलाइटेड, यस। बाकी मैं बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है, इसमें से इतना ही पढ़ना है। यस। तो हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है। हाइपोथिकेशन सारफेसी एक्ट है आपका, वहां पर डिफाइंड है, ठीक है। अब हाइपोथिकेशन मतलब क्या होता है? जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो, लेकिन पोजेशन जो है आप डिलीवर नहीं करते हो क्रेडिटर को। पोजेशन बोरोवर कंपनी के ही पास रहता है। पोजेशन जो है गुड्स का, वो बोरोवर कंपनी के ही पास रहता है। आप पोजेशन नहीं देते हो लेंडर को, आप सिर्फ राइट क्रिएट करते हो कि अगर मान के चलो मैं लोन नहीं देता हूँ, तो फिर मेरा गुड्स ले जाना। आप सिर्फ राइट क्रिएट करते हो, उसको अपन बोलते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन होता है मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है, लेकिन जहां पर आप गुड्स को डिलीवर नहीं करते हो, दैट्स इट। सो हाइपोथिकेशन कहाँ पर डिफाइंड है? सारफेसी एक्ट में डिफाइंड है, और वो बोलता है कि हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड एज अ चार्ज। हाइपोथिकेशन क्या है? चार्ज है, सिक्योरिटी ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करते हो, तो उसको अपन बोलते हैं चार्ज, ठीक है। क्रिएटेड बाय द बोरोवर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर विदाउट डिलीवरी ऑफ द पोजीशन। देखो मैंने बोला ना कि इसमें अपन पोजीशन डिलीवर नहीं करते हैं। यस, मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन डिलीवर नहीं करते हैं। सो व्हेन वी क्रिएट अ चार्ज ऑन आवर एसेट, ऑन आवर मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट डिलीवरी ऑफ द पोजीशन, देन दैट इज नोन एज हाइपोथिकेशन। आर वी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, मॉर्गेज। अगेन मॉर्गेज भी कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है। मॉर्गेज भी कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। मॉर्गेज कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 18 में डिफाइंड है। क्या? मॉर्गेज। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है? मॉर्गेज मतलब क्या होता है? यस, यस, और मॉर्गेज हो जाएगा हाउस लोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका मॉर्गेज का डेफिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल यानी जिसको आप अपनी जगह से हिला नहीं सकते, लैंड बिल्डिंग एंड ऑल, तो जब आप किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो, ये लैंड लोन भी हो जाएगा आपका। जैसे आप जब अपने जमीन पे गिरवी क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी बिल्डिंग पे गिरवी क्रिएट कर रहे हो। यस, जब आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो,
तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज बोलते हैं। और ये कहाँ डिफाइंड है मैम, मॉर्टगेज ना एक एक्ट है टोपा, टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यस, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे मॉर्टगेज के बारे में। When you create a mortgage, interest on an immovable property that is known as mortgage। किस लिए? For the purpose of securing money advance by way of loan। किस लिए हम गिरवी रख रहे हैं, मजा आ रहा है क्या? नहीं, ताकि हमने जो लोन लिया है हम उसको सिक्योर कर पाए। हमने जो लोन लिया है उसके बदले में एज अ सिक्योरिटी हम अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज mortgage। Are we clear with this? उसको mortgage। So mortgage is this interest created on specific immovable property for securing the पेमेंट ऑफ मनी विच इज एडवांस बाय वे ऑफ लोन। जो आपको उधार मिला उसका पेमेंट सिक्योर करने के लिए आप अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गिरवी रखते हो तो उसको मॉर्गेज बोलते हैं। बहुत डिटेल में हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आई होप दैट आपके लिए क्लियर होगा और आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज। प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज के बीच का डिफरेंस क्या है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें इतना ही पढ़ना है, 3 डेफिनेशन पढ़ लो, मोर देन इनफ है। प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, क्योंकि बस डेफिनेशन पढ़ लो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। अब यहाँ पर ना आपको कुछ बेसिक बातें दी हुई है, चार्ज का डेफिनेशन बताया गया है। तो चार्ज कहाँ डिफाइंड है? चार्ज डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 16। चार्ज कहाँ पर डिफाइंड है? चार्ज डिफाइंड है क्लॉज 16। चार्ज डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 16 में। अब चार्ज का डेफिनेशन क्या है देखते हैं। अ चार्ज मीन्स an interest on lien। चार्ज मीन्स an interest or lien created on the property or assets of the company or any of its undertaking or both। जब आप अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी पे, अपनी कंपनी के असेट्स पे, अपनी कंपनी के अंडरटेकिंग्स पे, अंडरटेकिंग्स मतलब आपका बिजनेस ही हो गया, आपकी प्रॉपर्टीज। तो जब आप अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी, असेट, अंडरटेकिंग, तीनों का मतलब वन एंड द सेम होता है। जब आप अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी, असेट, अंडरटेकिंग पे इंटरेस्ट या लियन क्रिएट करते हो, इंटरेस्ट यानी पोजीशन डिलीवर नहीं कर रहे हो, सिंपली इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, लियन यानी आप पोजीशन भी डिलीवर कर दे रहे हो। तो जब आप चार्ज मतलब जब आप अपनी प्रॉपर्टी पे, असेट पे इंटरेस्ट या लियन क्रिएट करते हो, क्यों क्यों कर रहे हो, मजा आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, एज अ सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी कर रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं चार्ज एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज, यानी कि हम मॉर्गेज को भी चार्ज बोलते हैं, राइट। सो चार्ज मीन्स व्हेन यू क्रिएट इंटरेस्ट और लियन ऑन द प्रॉपर्टी असेट्स ऑफ द कंपनी एज अ सिक्योरिटी, दैट इज नोन एज चार्ज। और ये जो चार्ज की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी हुई है, कहाँ पर, सेक्शन 2 क्लॉज 16। ये जो चार्ज की डेफिनेशन है एक्ट में दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 16, कहाँ पर दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज। आर वी क्लियर विद दिस? यस, यस, ओके। रुक जाओ दिव्या, एक बार ये टॉपिक I'll ask you डेफिनेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर उसी डेफिनेशन के बेसिस पे कुछ बेसिक फीचर्स आपको दिए हुए हैं। चार्ज के कुछ बेसिक फीचर्स क्या क्या है? कुछ वेरी बेसिक फीचर की कम से कम 2 पार्टी तो होंगे ही। अब एक जो पार्टी गिरवी क्रिएट कर रहा है और एक जिसके फेवर में हम लोग गिरवी क्रिएट कर रहे हैं, तो एक अकेला बंदा अपने फेवर में तो गिरवी नहीं रखेगा। कुछ बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो कुछ बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं चार्ज के कि कम से कम 2 पार्टी तो होंगे ही, 2 पार्टी तो होंगे ही। कौन? एक क्रिएटर ऑफ चार्ज। क्रिएटर ऑफ चार्ज यानी जो बोरोवर है, जो अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहा है, और एक चार्ज होल्डर यानी जिसके चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर ऑफ चार्ज तो होगा जिसको अपन चार्ज करेंगे। जैसे मान के चलो मैंने अपना फोन गिरवी रख दिया, तो फोन है ये सब्जेक्ट मैटर है जिसको आप गिरवी रखते हो, तो आप गिरवी रखते हो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर तो होगा ना जिसपे आप चार्ज क्रिएट करोगे। वो क्या होगा? या तो वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या तो वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। देयर मस्ट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चार्ज। इट कैन बी करंट और फ्यूचर असेट्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी गिरवी हमेशा किस पे रखती है? अपनी प्रॉपर्टीज या असेट्स पे। प्रॉपर्टीज या असेट्स पे, अब वो प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर। मान के चलो मैं फोन खरीदा नहीं है मैंने, मैं फोन खरीदने वाली हूँ, वो श्योर है मैं 2 महीने में फोन खरीदूंगी, तो वो मेरा फ्यूचर एसेट है, मैं अपने फ्यूचर एसेट पे भी चार्ज क्रिएट कर सकती हूँ। यस जी हाँ, आप अपने फ्यूचर एसेट पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंटेंशन ऑफ बोरोवर टू ऑफर वन और मोर ऑफ इट स्पेसिफिक एसेट एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ बोरोड मनी। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है? हम गिरवी क्यों रखते हैं? हम गिरवी क्यों रखते हैं? हमारा इंटेंशन क्या रहता है? व्हाई डू वी क्रिएट मॉर्गेज? व्हाट इज द इंटेंशन? यहाँ आपको बोल रहा है इंटेंशन, ये इंटेंशन इज टू गिव सिक्योरिटी। इंटेंशन इज कि आप सामने वाले को सिक्योरिटी देना चाहते हो, सेफ फील करवाना चाहते हो, आप बदले में सामने वाले को बदले में कुछ गिरवी रखना चाहते हो। यस, दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ द बोरोवर, दैट यू वांट टू क्रिएट सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट, ताकि वो बंदे को ये लगे कि हाँ भाई गिरवी मिल गया, पेमेंट तो होगा ही होगा। दिस वाज बेसिक थिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। दिस वाज बेसिक थिंग अबाउट द
डेफिनेशन ऑफ चार्ज। हाँ दिव्या बोलो। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ चार्ज, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइंड्स ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। क्या आपको कुछ डाउट है? हाँ, वो गलती से हो गया था। अच्छा ठीक। यस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ चार्ज। काइंड्स ऑफ चार्ज दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। बहुत इजी है, ध्यान सुनना। जब आप अपने फिक्स्ड असेट पे जब आप अपने फिक्स्ड असेट पे चार्ज क्रिएट करते हो, जो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी होता है कि हाँ ये चेंज नहीं होगा। मान के चलो मैं अपने फोन पे चार्ज क्रिएट कर रही हूँ और ये चेंज नहीं होगा, जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगा। ये फोन पे मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, it will not change. So when you create a charge on any specific property जो change नहीं होता है बार बार, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की हमने, ये जो ये वाली जमीन है ना, वो जमीन हमने गिरवी रख दी। बेसिकली जब आप फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हो ना, तो वो स्पेसिफाइड होता है, चेंज नहीं होता, वो एसेट चेंज नहीं होगा। इस एसेट पे चार्ज है मतलब इस एसेट पे चार्ज है। तो आप किसी आइडेंटिफाइड स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो, तो उसको अपन बोलते हैं फिक्स चार्ज या फिर स्पेसिफिक चार्ज। उसको अपन बोलते हैं फिक्स चार्ज या फिर स्पेसिफिक चार्ज। लेकिन जब आप ऐसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो तो आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, तो आप चेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आप उससे डील कर सकते हो, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज या फ्लक्चुएटिंग चार्ज। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ सुनो। मान के चलो कंपनी अगर अपनी बिल्डिंग पे, मान के चलो हमारी एक बिल्डिंग है, कहाँ पर है, जूहू बीच में, लेट्स से जूहू बीच मुंबई, जूहू बीच मुंबई में हमारी एक बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग हमने गिरवी रख दी। तो ये फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज, वो बिल्डिंग चेंज नहीं होगी ना, वो बिल्डिंग गिरवी रख दी। अब हम उस बिल्डिंग को बेच नहीं सकते, अब हम उस बिल्डिंग को चेंज नहीं कर सकते कि यार ये बिल्डिंग बेच दी, दूसरी बिल्डिंग खरीद ली, अब उस पे चार्ज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसी बिल्डिंग पे चार्ज है मतलब उसी बिल्डिंग पे चार्ज है। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक मतलब उसी बिल्डिंग पे चार्ज है, वही वाली बिल्डिंग पे चार्ज है, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जब आप किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो तो उसको अपन बोलते हैं फिक्स चार्ज या स्पेसिफिक चार्ज। एग्जाम्पल बिल्डिंग। ऑन दी अदर हैंड फ्लोटिंग चार्ज मतलब मेरे स्टॉक, मान के चलो स्टॉक, स्टॉक जानते हो ना, क्लोजिंग स्टॉक, बचपन में पढ़े हो ना अकाउंटिंग। मान के चलो स्टॉक। अब मान के चलो हम बिजनेस करते हैं, क्या बनाने का, फोन बनाने का, हमारा फोन बना के बेचने का बिजनेस है, हमारी फोन की कंपनी है। ठीक है, माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स का फोन बना के बेचते हैं। तो हमारे जो स्टॉक पड़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यानी जो बिना बिका हुआ सामान कंपनी की फैक्ट्री में पड़ा होगा, कंपनी के गोडाउन में, कंपनी के ऑफिस में पड़ा होगा, उस असेट पे अगर कंपनी अगर अपने स्टॉक पे चार्ज क्रिएट कर रही है, यानी कि कंपनी अपने सारे फोन के स्टॉक पे चार्ज क्रिएट कर रही है, अब वो जो स्टॉक है, क्या कंपनी धंधा करना बंद कर देगी? क्या लोन ले ली, चार्ज क्रिएट कर दी, तो क्या धंधा करना बंद कर देगी, फोन बेचना बंद कर देगी? नहीं। कंपनी अगर अपने क्लोज चार्ज क्रिएट, तो वो डील कर सकती है उससे और वो चेंज होता रहेगा। मान के चलो कंपनी बॉटल बनाती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉटल बनाती है, बोरोसिल। ठीक है, बॉटल बनाती है कंपनी, तो अब उस केस में कंपनी बॉटल बनाती है, अब मान के चलो हमारा स्टॉक क्या होगा, हमारा स्टॉक होगा बॉटल। हम बॉटल बनाते हैं, हमारी कंपनी क्या बनाती है, बॉटल, लेट्स से। तो हमारा स्टॉक में क्या होगा, बॉटल्स होगा हमारे स्टॉक में। ठीक है, अगर कंपनी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है, यानी कंपनी बोलती है हम अपने, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अपने क्लोजिंग स्टॉक पे चार्ज क्रिएट, तो कंपनी बोल रही है जो भी हमारा स्टॉक है वो पूरा गिरवी, जो भी हमारा स्टॉक है, इसका मतलब ये है कि कंपनी बॉटल बेचना बंद कर देगी। अब बेचेगी नहीं जब तक उधारी वापस नहीं होगा, तो उधारी लेने का मतलब तभी क्या, अगर धंधा ही नहीं कर पाएंगे तो। ऐसा नहीं होता है, अगर कंपनी ने अपने पूरे स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में, अपने पूरे स्टॉक में गिरवी रख दिया, तो इसका मतलब कंपनी टू डील विद इट, कंपनी उसको बेच सकती है। ऐसा नहीं कि फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर दिया तो आप बेच नहीं सकते, आप बिल्कुल बेच सकते हो। कंपनी अभी भी बॉटल्स बेच सकती है, नई बॉटल्स मैन्युफैक्चर करेगी और जो बन गई है उनको बेचेगी। तो स्टॉक चेंज होता रहेगा, नया स्टॉक आएगा, पुराना स्टॉक बिकेगा, नया स्टॉक आएगा, पुराना स्टॉक बिकेगा, कंपनी उससे फ्रीली डील कर सकती है। ऐसा नहीं है कि यही वाली बॉटल पे चार्ज क्रिएट है, नहीं, ऐसा नहीं है कि यही वाली बॉटल पे चार्ज क्रिएट है, नो। फ्लोटिंग चार्ज
हमने स्टॉक पे क्रिएट कर दिया, तो अब जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उस पे चार्ज है। अब वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहेगा, क्योंकि कंपनी नया स्टॉक बनाएगी, ओल्ड स्टॉक बिकते जाएगा, बिकते जाएगा। तो दैट इज फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे चार्ज है, नहीं। फिक्स चार्ज मतलब सिर्फ यही प्रोडक्ट पे चार्ज है, इसको अब कंपनी बेच नहीं सकती। फिक्स चार्ज मतलब कि इससे यही वाली प्रोडक्ट पे चार्ज है, कंपनी अब इसको बेच नहीं पाएगी। तो फिक्स चार्ज किस पे होता है? नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है, कि अगर हमारी कोई जमीन है, बिल्डिंग है, हमने बिल्डिंग पे फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया, ठीक है, यानी कि अब कंपनी उस बिल्डिंग को बेच सकती। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि ये बिल्डिंग बेच दे रहे हैं, नई बिल्डिंग ले आ रहे हैं और वो नई बिल्डिंग में कर देंगे, नहीं। अगर कंपनी ने फिक्स चार्ज क्रिएट किया है तो कंपनी अब उसको सेल नहीं, राइट, वो फिक्स्ड हो गया, वो प्रॉपर्टी फिक्स्ड हो गई जिस पे फिक्स चार्ज हुआ है। फ्लोटिंग चार्ज यानी कंपनी को फुल ऑन अलाउड है, बेचो, जो बेचना है, जो करना है करो, जो करना है करो। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है ना, जब हम फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हैं अपने एसेट में, फॉर एग्जांपल डेटर्स, फॉर एग्जांपल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स हो गया, तो ये सारी चीजें ना टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती रहती है, और जो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स, तो इसीलिए अगर कंपनी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है अपने एसेट में ना, तो कंपनी उसको बेच सकती है, यानी कि कंपनी उससे फ्रीली डील कर सकती है, और वो आता रहेगा, जाता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो स्टॉक फिक्स रहेगा। जब हम फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हैं ना, तो वो आता रहेगा, जाता रहेगा। तो ये हमने किया काइंड्स ऑफ चार्ज, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। तो हमने ये अभी पढ़ा, फिक्स चार्ज बेसिकली फिक्स एसेट्स पे क्रिएट होता है, एंड फ्लोटिंग चार्ज बेसिकली आपका करंट एसेट्स पे क्रिएट होता है। यस। सो जैसे कि जब आप अपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब पे जब आप चार्ज क्रिएट करते हैं तो फिक्स्ड होता है। जैसे आपका कोई मशीनरी है, बड़ा सा मशीन है, आपने अपनी मशीनरी पे चार्ज क्रिएट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज क्रिएट कर दिया, तो वो फिक्स्ड रहेगा ना, वो आप चेंज थोड़ी करोगे बार बार, और उसको आप बेच नहीं सकते। अगर आपने एक बार फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया ना, तो उस प्रॉपर्टी पे आप कुछ भी बेच नहीं सकते, उस प्रॉपर्टी पे आप कोई और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। सो फिक्स चार्ज ना नॉर्मली फिक्स एसेट्स पे क्रिएट होता है। और ऑन दी अदर हैंड, नॉर्मली जब आप करंट एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हो, जो चेंज होता रहता है, जैसे कि आपका डेटर्स, आपका स्टॉक, ये सारी चीजें, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारी चीजें जो आपके करंट एसेट्स हैं। तो नॉर्मली जब आप अपने करंट एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हो, जब आप अपने करंट एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हो, तो दैट इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज और फ्लक्चुएटिंग चार्ज। दैट इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज और फ्लक्चुएटिंग चार्ज। और इस केस में क्या होता है ना, इसको फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, कि इस केस में कंपनी ऐसा नहीं है कि अगर हमने अपने स्टॉक पे हम अगर हमने गिरवी क्रिएट कर दिया, तो हम उसको बेच नहीं सकते। बिल्कुल कंपनी फ्री है, बेचो, जो करना है करो। कंपनी टू डील विद दैट प्रॉपर्टी जिसपे हमने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, और इसलिए वो चेंज होता रहता है। क्यों? कंपनी फ्री टू डील विद इट। तो कंपनी नया स्टॉक बनाएगी, पुराना स्टॉक बिकते जाएगा, वो चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने अपने स्टॉक पे गिरवी रख दिया तो अब बस बेच नहीं सकते, धंधा बंद, नहीं। फ्लोटिंग चार्ज यानी हम उससे डील करेंगे, हम उससे डील करते रहेंगे, जब हम आपका पैसा वापस कर देंगे, तो फ्लोटिंग चार्ज खत्म हो जाएगा। दैट इज नोन एज फ्लोटिंग और फ्लक्चुएटिंग चार्ज। समझ में आया? तो काइंड्स ऑफ चार्ज आपका दो होता है। फिक्स चार्ज जब आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे क्रिएट करते हो, मोस्टली फिक्स्ड एसेट्स पे, जैसे कि लैंड पे, बिल्डिंग पे। फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग चार्ज यानी जब आप ऐसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट, एंड कंपनीज टू डील विद दैट प्रॉपर्टी। कंपनी कुछ भी कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, और इसीलिए वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल, जब भी कंपनी अपने करंट एसेट पे चार्ज क्रिएट करती है, तो उसको अपन बोलते हैं फिक्स, या सॉरी, जब भी कंपनी अपने करंट एसेट पे चार्ज क्रिएट करती है, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग चार्ज। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गया आपका फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। अब बुक में आ जाओ, बुक में आ जाओ, अपन इसको रीड ले लेते हैं फट से, ठीक है। बुक से मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपको समझा दिया है फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। एक बार जल्दी से आओ, बुक से रीड ले लेते हैं, ठीक है, जल्दी से आओ, बुक से रीड ले लेते हैं। काइंड्स ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ चार्ज में दो तरह का दिया हुआ है, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज, फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि चार्ज इज कॉल्ड फिक्स्ड और स्पेसिफिक when it is created to cover the assets which are ascertain। ascertain यानी आइडेंटिफाइड, सर्टेन यानी आप उसको आइडेंटिफाई करके रखे हो कि किस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करना है। तो चार्ज को आप फिक्स या स्पेसिफिक चार्ज कब बोलोगे? व्हेन इट इज क्रिएटेड टू कवर दोज असेट्स व्हिच आर असर्टेन,
अब ऐसे एसेट पे चार्ज क्रिएट जो असरटेन्ड है, आइडेंटिफाइड है, आपने पहले से उसको अलग करके रखा है, एंड डेफिनाइट एंड आर केपेबल ऑफ बीइंग असरटेन्ड, मतलब या तो प्रेजेंट एसेट है या तो फ्यूचर एसेट है, करंट में असरटेन्ड है या फ्यूचर में असरटेन्ड हो जाएगी, राइट, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द चार्ज। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। जब आप अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जैसे फिक्स एसेट पे चार्ज क्रिएट करते हो, तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो फिक्स चार्ज हो जाएगा। और जब आप फिक्स चार्ज क्रिएट करते हो ना, तो कंपनी अब उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, कोई और दूसरा इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पे क्रिएट नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अ फिक्स चार्ज देयरफॉर इज अ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, एंड अ कंपनी गिव्स अप इट्स राइट टू डिस्पोज ऑफ, कंपनी गिव्स अप इट्स राइट, मतलब अब कंपनी के पास उसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट नहीं रहेगा। तो अ कंपनी गिव्स अप इट्स राइट टू डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी अंटिल द चार्ज इज सैटिस्फाइड। अब कंपनी उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएगी जिस चार्ज क्रिएट किया है, जब तक हम उधारी वापस नहीं करते और चार्ज खत्म नहीं हो जाता। सो कंपनी कैन नॉट डील विद दैट प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू charge. Are we clear with this? So this was all about your fixed charge और specific charge. अब floating charge में आ जाओ। floating charge में क्या हो जाएगा? floating या fluctuating charge में, अब floating charge is not attached to definite property. तो प्रॉपर्टी हम गिरवी रखते हैं ना, वो डेफिनाइट नहीं होती है, असरटेन नहीं होती है कि यही वाली प्रॉपर्टी भी गिरवी है, वो चेंज होते रहती है, वो चेंज हो सकती है। तो फ्लोटिंग चार्ज इज not a charge attached to definite property but covers properties of fluctuating, example stock in trade, स्टॉक फ्लक्चुएट होता रहेगा, नया स्टॉक आएगा, पुराना स्टॉक बिकेगा, वो चेंज होता रहेगा, तो हो जाएगा आपका फ्लक्चुएटिंग चार्ज, राइट। उसके बाद हो जाएगा अ फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज ऑन अ क्लास ऑफ असेट प्रेजेंट और फ्यूचर विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर से वही बात बोल दी कि फ्लोटिंग चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, स्टॉक है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, जरूरी थोड़ी कि वही वाली स्टॉक हमारे जो हैं हमारे शोरूम में या गोडाउन में, वही वाले स्टॉक हमने गिरवी रखे तो अब उसको बेच सकते हो, चेंज होता रहेगा, चलेगा। एंड लीव्स द कंपनी फ्री टू डील विद द प्रॉपर्टी एज इफ एज इट डीम्स फिट अंटिल द होल्डर ऑफ द चार्ज टेक द स्टेप टू एनफोर्स द सिक्योरिटी। अब यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कंपनी फ्री है, कंपनी फ्री है, उस प्रॉपर्टी से डील कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, जो करना है करे, जो करना है करे, लेकिन कंपनी टू डील विद दैट प्रॉपर्टी till only until the holder of charge crystallize or holder of charge enforce the security। होल्डर ऑफ चार्ज एनफोर्स द सिक्योरिटी का मतलब कि अगर मान के चलो हमने हमारे स्टॉक पे गिरवी क्रिएट किया, हमने एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ का लोन लिया, एग्जाम्पल करो, इमेजिन करो एक कंपनी है, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ का लोन लिया, बदले में हमने हमारे स्टॉक इन ट्रेड गिरवी रख दिए, ठीक है, बदले में हमने हमारे स्टॉक्स जो हैं वो गिरवी रख दिए। अब होगा क्या, हम फ्री होंगे उस स्टॉक से डील करने के लिए, यानी कि हम उस स्टॉक को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उस स्टॉक के साथ जो करना है हम वो कर सकते हैं, डू एनीथिंग विद दैट पर्टिकुलर, यू कैन डील विद दैट स्टॉक, नया स्टॉक आएगा, पुराना स्टॉक बिकेगा, सेम थिंग। लेकिन अगर एक बार हमने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दी, अगर हमने उधारी, जो लोन हमने लिया था, जो हमने लोन लिया था, बोरिंग लिया था, अगर हमने उसकी पेमेंट में डिफॉल्ट कर दी, अगर हमने जो उधारी लिया था पेमेंट में अगर हमने डिफॉल्ट कर दी, तो वो क्या करेगा, वो फिर हमारी सिक्योरिटी का पोजीशन ले लेगा, हमारे गुड्स जो हमने गिरवी रखे हैं ना उनको एनफोर्स कर लेगा, यानी अब कंपनी को बोलेगा स्टैचू, अब तुमने पेमेंट में डिफॉल्ट किया, अब तुम्हारा सारा स्टॉक जो है आज की डेट को हमारा, अब तुम इस स्टॉक को नहीं बेच सकते, तुमने पेमेंट डिफॉल्ट किया। तो लेंडर बोल सकता है कि ठीक है, अभी तक यू आर फ्री टू द प्रॉपर्टी जो आपने गिरवी की, लेकिन द मोमेंट आप पेमेंट में डिफॉल्ट करोगे, अगर आप पेमेंट में डिफॉल्ट कर दोगे, तो बैंक आके बोलेगा स्टैचू, अब आप इस प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकते, अब ये प्रॉपर्टी को हम एनफोर्स करेंगे, आपके जितने स्टॉक है सबको बेच के हम आप पैसा रिकवर करेंगे, अपना लोन का पैसा चुकता करेंगे। तो ये आपकी बात है, वैसे तो कंपनीज द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू फ्लोटिंग चार्ज, बट ओनली अंटिल द होल्डर ऑफ चार्ज टेक स्टेप टू एनफोर्स सिक्योरिटी, कब तक, जब सिर्फ तब तक जब तक जो चार्ज होल्डर है, यानी जो लेंडर है, जो क्रेडिटर है, जिसको अपन ने चार्ज दिया है उसको चार्ज होल्डर बोलते हैं ना, चार्ज होल्डर टेक स्टेप्स टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी। आर वी क्लियर विद दिस, समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही बोला है कि फ्लोटिंग सिक्योरिटी इज नॉट अ फ्यूचर सिक्योरिटी। अच्छा, फ्लोटिंग चार्ज मतलब फ्यूचर चार्ज क्या, नहीं, फ्यूचर चार्ज नहीं, चार्ज है प्रेजेंट में, बस एनफोर्स अभी कंपनी प्रेजेंट में डील कर सकती है उस प्रॉपर्टी के साथ, फ्यूचर में अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो फिर कंपनी को उस प्रॉपर्टी से डील करने से मना कर दिया जाएगा। चार्ज आज भी है,
तो इज दिस अ फ्यूचर चार्ज? नो, इट्स अ प्रेजेंट चार्ज ओनली. So floating security is not a future security. It's a present security only, which presently affects all the assets of the company expressed to be in it. यहाँ पर आपको बोल रहा है कि फ्लोटिंग चार्ज फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, प्रेजेंट सिक्योरिटी ये है, क्योंकि आपको बताता है विच प्रेजेंटली अफेक्ट्स ऑल दी असेट्स ऑफ द कंपनी, जो बताता है कि प्रेजेंटली हमारे कंपनी में ये असेट है, उस पर हमने गिरवी रखा है. तो आप ऐसा मत बोलना कि अरे मैम फ्लोटिंग चार्ज मतलब ऐसा है कि अभी चार्ज नहीं है, फ्यूचर में चार्ज होगा. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. फ्यूचर चार्ज नहीं है, ये प्रेजेंट चार्ज ही है, प्रेजेंट सिक्योरिटी ही है. एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग चार्ज? The advantage of floating charge is that the company may continue to deal with it in the way in which in any way with the property which has been subject to floating charge. यहाँ आपको क्या बोल रहा है कि एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज ये है, कंपनी फ्री टू डील विद, कंपनी जैसे चाहे वैसे डील कर सकती है फ्लोटिंग चार्ज के साथ. तो ये था आपका फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज. अगर आपको फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज समझ में आ गया ना, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है सेम टू सेम है, आपको इजीली समझ में आ जाए. फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज के बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, इजी है. तो अभी अपन ने पढ़ा वही है. अब देखो फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा, एक लीगल चार्ज हो जाएगा, लीगली आप इसको एनफोर्स करा सकते हो. फ्लोटिंग चार्ज इक्विटेबल चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो आप फिक्स चार्ज क्रिएट करते हो वो आप एक प्रकार से लीगल होता है वो, क्योंकि प्रॉपर्टी पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो फिक्स्ड है. तो वो प्रॉपर्टी पेपर्स में, चार्ज पेपर्स में प्रॉपर्टीज क्लियरली मेंशन होती है कि आप किस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो. दैट इज व्हाई वी कॉल फिक्स चार्ज एज अ लीगल चार्ज, और फ्लोटिंग चार्ज को वी कॉल इट एज एन इक्विटेबल चार्ज. फिक्स चार्ज में जो प्रॉपर्टी होती है वो स्पेसिफिक होती है, लेकिन जो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो उसमें सिक्योरिटी होती है वो. जो फिक्स चार्ज होता है उसमें सिक्योरिटी होती है, वो स्पेसिफिक होती है कि प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट किया है. लेकिन जो फ्लोटिंग चार्ज होती है ना, उस पर सिक्योरिटी फिक्स्ड नहीं होती है, वो क्या होती है, डॉर्मेंट रहती है. डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग रहती है, सिक्योरिटी है लेकिन ना अभी उसको लेंडर एनफोर्स नहीं करा रहा है, कंपनी अभी उसके साथ फ्री डील कर रही है. लेकिन द मोमेंट अगर लेंडर उसको एनफोर्स करा ले, यानी कि द मोमेंट आपका फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाए फिक्स चार्ज में, द मोमेंट आपका फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाए. क्रिस्टलाइज यानी जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ये वाला, कि वैसे तो कंपनी फ्री होती है, फ्लोटिंग चार्ज मतलब फ्लोट करते रहो, फ्लोट करते रहो मतलब चेंज करते रहो. तो फ्लोटिंग चार्ज मतलब आप अपने एसेट को चेंज करो, आप परचेस करो, सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको जिस तरह से डील करना है आप उस तरह से डील करो अपने फ्लोटिंग चार्ज पे, अनलेस एंड अनटिल लेंडर एनफोर्सेस द सिक्योरिटी. क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो लेंडर उस सिक्योरिटी को एनफोर्स कराएगा. उसके बाद अब आप उस प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे भी बोलेंगे कि वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया, यानी लेंडर ने स्टैचू बोल दिया. तो अब उसको बोलेंगे अपन कि फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड हो गया या फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया. यहाँ पर आपको बोल दिया कि फ्लोटिंग चार्ज में जो आप सिक्योरिटी क्रिएट करते हो ना, वो डोमेंट रहती है, स्लीपिंग रहती है, अनलेस एंड अनटिल इट इज फिक्स्ड और क्रिस्टलाइज. ठीक है. फिक्स चार्ज कवर दोज असेट्स व्हिच आर असर्टेन एंड डिटरमाइंड, यानी कि जो एकदम आइडेंटिफाइड है, ये वाला असेट मतलब ये वाला असेट, उसको अपन बोलते हैं फिक्स चार्ज. लेकिन जो फ्लोटिंग चार्ज होता है, इट कवर्स दोज प्रॉपर्टी विच आर चेंजिंग और मूविंग. फ्लोटिंग चार्ज में हम ऐसी प्रॉपर्टी पे गिरवी रखते हैं जो चेंज होता रहता है, या कंपनी कैन परचेस, कंपनी कैन सेल, कंपनी कैन परचेस, कंपनी कैन सेल, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. नेक्स्ट फिक्स चार्ज जो होता है नॉर्मली फिक्स एसेट्स पे होता है, और फ्लोटिंग चार्ज जो होता है ना वो नॉर्मली करंट एसेट्स पे होता है. फ्लोटिंग एसेट्स यानी कि करंट एसेट. तो फ्लोटिंग चार्ज यूजुअली करंट अफेयर्स एसेट्स पे होता है, फिक्स चार्ज यूजुअली फिक्स एसेट्स पे होता है, राइट. एंड ऑब्वियसली पेमेंट में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ऑब्वियस, ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑफ कोर्स, सॉरी, फिक्स चार्ज को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी. सो फिक्स चार्ज गेट प्रायोरिटी ओवर फ्लोटिंग चार्ज, एंड फ्लोटिंग चार्ज में देयर इज नो सच प्रायोरिटी, राइट. तो यहाँ पर फिक्स चार्ज में कंपनी के नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी. अगर आपने फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया, अब आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते. लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के केस में मॉर्गेजर इज फ्री डील विद दैट प्रॉपर्टी. आप उसको प्रॉपर्टी को बेचना है, जो करना है करो, यू आर फ्री टू डील विद दैट प्रॉपर्टी. तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. अब अगर ये समझ में आया ना, तो मैं आपको 3 सिचुएशन बताने वाली हूँ जहां पर floating charge can convert into fixed charge, where floating charge can crystallize and floating charge can convert into fixed charge. तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, crystallization of floating, क्या पढ़ने वाले हम लोग? crystallization of floating charge. crystallization of floating charge यानी कि फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब यही होता है कि कंपनी को
कंपनी उस प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, जो करना है करो। कंपनी इज फ्री टू डील विद इट, दैट इज फ्लोटिंग चार्ज, राइट? तो फ्लोटिंग मतलब कंपनी इज फ्री टू डील विद इट, कंपनी उसको बेचना चाहे बेच दे, इट कैन कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन 3-4 सिचुएशन ऐसे हैं, 4 सिचुएशन ऐसे दिए हुए हैं जहां पर अगर ये चारों सिचुएशन आ जाती है या ये चारों इवेंट हो जाता है, तो आपका फ्लोटिंग चार्ज विल कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज। आपका फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट होके फिक्स चार्ज में बदल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि आपका फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यानी कि अगर ये चारों में से कुछ भी होता है, 4 सिचुएशन दी हुई हैं, अगर ये चारों में से आउट ऑफ दिस 4 एनी सिचुएशन हैपेंस, then after that now that floating charge will become fixed charge, meaning now company will lose its right to deal with that property. द मोमेंट फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा ना, तो उसके क्रिस्टलाइज होने के बाद अब कंपनी उस प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकती, अब कंपनी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकती, क्योंकि अब वो फ्लोटिंग नहीं रहा, अब वो क्रिस्टलाइज हो गया है, अब वो फिक्स्ड हो गया है। तो मैम ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहां पर आपका फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट होके फिक्स चार्ज हो जाता है? ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहां पर आपका फ्लोटिंग चार्ज जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है? तो पहला सिचुएशन है भाई, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये थर्ड वाला पॉइंट देखो, व्हेन लेंडर एनफोर्सेस सिक्योरिटी। व्हेन लेंडर एनफोर्सेस सिक्योरिटी यानी कि जब जिसने उधारी दिया है उसको अपन लेंडर बोलते हैं ना, वो अगर अपन उसका पेमेंट में डिफॉल्ट कर दें और वो सिक्योरिटी एनफोर्स कराए, एनफोर्स कराने का मतलब है कि उसको गुस्सा आ गया, हमने उसका पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, अब वो बोल रहा है कि जाओ हम तुम्हारा प्रॉपर्टी बेच के अपना सारा पैसा रिकवर करेंगे, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी को एनफोर्स कराना। तो भाई अब अगर मान के चलो हमने उधारी चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया, लोन रीपे करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो अब लेंडर आ रहा है, लेंडर बोल रहा है कि अब स्टैचू, अब तुम अपनी इस प्रॉपर्टी को और नहीं बेच सकते, अब चेंज नहीं कर सकते स्टैचू, अब ये फिक्स हो गया है, हम इससे पूरा अपना पैसा लोन का रिकवर करेंगे क्योंकि तुमने डिफॉल्ट कर दिया। तो जब भी लेंडर एनफोर्स करता है ना सिक्योरिटी को, तो आपका फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी कि आपका फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट होकर फिक्स चार्ज हो जाता है। दूसरा, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो ऑब्वियसली अब हमें सारे उधार चुकाने पड़ेंगे, सारी उधारी चुकानी पड़ेंगे ना, तो जिसको अपन ने फ्लोटिंग चार्ज दिया है ना, वो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाएगा और वो हमारी असेट, फ्लोटिंग चार्ज वाले असेट से ही बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद ही हो रही है, पूरी लिक्विडेशन में जा रही है, तो ऑफ कोर्स फ्लोटिंग चार्ज विल कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज, राइट? तो पहला, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, दूसरा कंपनी बंद नहीं हो रही है लेकिन कंपनी ने बिजनेस करना बंद कर दिया, कंपनी ने बिजनेस करना बंद कर दिया, तो अब कंपनी नहीं बेच सकती। देखो नॉर्मली कंसेप्ट क्या होता है ना फ्लोटिंग चार्ज का, हम अपने करंट एसेट पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हैं, नॉर्मली अपन उसको ना बिजनेस रिस्पेक्ट में परचेज सेल करते हैं, वो जो फ्लोटिंग चार्ज चेंज होता है ना, वो बिजनेस के रिस्पेक्ट में होता है, बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन 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 अगर आप बिजनेस ही बंद कर दोगे, तो अब आप उस फ्लोटिंग चार्ज से डील नहीं कर सकते, कि वो आपको इसलिए अलाउ किया गया था क्योंकि करंट एसेट तो ऑफ कोर्स चेंज होता रहता है ना, करंट एसेट तो चेंज होता रहता है, और कंपनी फ्लोटिंग चार्ज अपने करंट एसेट पे क्रिएट करती है। तो दैट इज व्हाई कंपनी वाज अलाउड कि ठीक है यू कैन डील विद दिस प्रॉपर्टी बिकॉज करंट एसेट से तो डील करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, तो आप क्यों बेचोगे फिर, या वो क्यों चेंज होगा? सीज टू कैरी ऑन बिजनेस, तो इफ यू सीज टू कैरी ऑन बिजनेस, आप बिजनेस बंद कर दिया अपना, तो उस केस में भी फ्लोटिंग चार्ज विल कन्वर्ट इनटू फिक्स्ड चार्ज। और लास्टली, ऑन हैपनिंग ऑफ एनी मेंशन इन द डीड, अगर डॉक्यूमेंट में, डीड में आपने कोई भी इवेंट लिखा है कि इस इवेंट के होने से फ्लोटिंग चार्ज विल कन्वर्ट इनटू, तो वो इवेंट जैसे ही होगा ना वैसे ही फ्लोटिंग चार्ज विल कन्वर्ट इनटू। फॉर एग्जांपल, आपने जो डीड था, आपका डीड यानी डॉक्यूमेंट, लोन एग्रीमेंट, उसमें आपने लिखा हुआ था कि अगर हमने एक भी इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज में। तो ये हमने लिख दिया, इवेंट लिख दिया हमने, कहाँ पर? डीड में, डॉक्यूमेंट में लिख दिया, लोन एग्रीमेंट में। अब इसका अर्थ ये होगा कि जब भी कंपनी इवन अ सिंगल इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट करेगी, तो फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज में। क्यों? क्योंकि वो इवेंट डॉक्यूमेंट में। तो अगर कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है जो डॉक्यूमेंट में या एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये होने से फिक्स चार्ज विल कन्वर्ट इनटू फ्लोटिंग चार्ज, तो उस केस में ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट व्हिच इज मेंशन इन डीड, उस इवेंट के होने से फ्लोटिंग चार्ज विल कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज। आई होप आपके समझ में आ गया है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से आओ एक बार बुक से रीड ले लेते हैं, जल्दी से आओ एक बार बुक से रीड ले लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग चार्ज अटैचेस टू कंपनी प्रॉपर्टी। तो फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? जनरली आप कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी पे या करंट एसेट पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हो, व्हिच रिमेन्स डोरमेंट। रिमेन्स डोरमेंट यानी अभी वो चार्ज एनफोर्स नहीं हुआ है, अभी कंपनी फ्री है, कंपनी उस प्रॉपर्टी से कर सकती है एकदम अपना ही समझ के। अभी सिक्योरिटी डोरमेंट है, मतलब सिक्योरिटी अभी एक्टिव नहीं हुई है, सिक्योरिटी अभी स्लीपिंग है।
राइट? तो सिक्योरिटी इज डोरमेंट टिल इट क्रिस्टलाइजेस, जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं हो जाती। अगर एक बार वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी तो वो फिक्स हो जाएगी। द कंपनी हैज द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस विद द हेल्प ऑफ असेट्स। क्यों फ्लोटिंग चार्ज अलाउ किया गया? क्योंकि अगर कंपनी अपने मूवल प्रॉपर्टी पे, करंट एसेट पे, अपने कंपनी अपने सॉरी कंपनी अपने करंट एसेट पे अगर गिविंग क्रिएट करती है ना, तो करंट एसेट तो चेंज होता रहेगा। कंपनी को अपने बिजनेस करने के लिए करंट एसेट में चेंजेस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी हैव गिवन दैट इवन इफ यू हैव created a mortgage, sorry, created a particular charge on your current asset, then also in order to carry on business you are free to deal with that property till the happening of some event which determines। लेकिन आप उस प्रॉपर्टी से तब तक डील कर सकते हो जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता। तो ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पर फ्लोटिंग चार्ज विल कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज? पहला, अगर कंपनी गोज इनटू, मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो उस केस में फ्लोटिंग चार्ज विल कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज। कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, कंपनी ने बिजनेस करना बंद कर दिया। तो बिजनेस करना ही बंद कर दिया तो करंट एसेट में क्यों चेंज होगा? अब नहीं होगा, वो फिक्स हो गया। हैव यू क्लियर विद दिस? कंपनी बंद हो रही है तो करंट एसेट में कैसे ही चेंज होगा? अब वो फिक्स हो गया, राइट? सो व्हेन कंपनी इज गोइंग इनटू लिक्विडेशन। दूसरा, व्हेन कंपनी सीज कैरी ऑन बिजनेस। तीसरा, तीसरा, व्हेन क्रेडिटर और एनी अदर डिबेंचर होल्डर एनफोर्सेस द सिक्योरिटी। एनफोर्स मतलब कंपनी ने उनके पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया और उन्होंने हमारा सिक्योरिटी जब्ती कर लिया, उन्होंने हमारा असेट मूवल प्रॉपर्टी जब्ती कर लिया कि अब नहीं बेचोगे, अब ये फिक्स हो गया है, अब नहीं बेचोगे, अब फिक्स हो गया है क्योंकि तुमने डिफॉल्ट किया है, अब ये फिक्स हो गया और हम इसको लेके जा रहे हैं, राइट? तो तीसरा है व्हेन क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर एनफोर्सेस द सिक्योरिटी। और चौथा है ऑन हैपनिंग ऑफ एनी वेडिंग डेट। डॉक्यूमेंट में जो भी इवेंट लिखा है अगर वो इवेंट हो जाता है, फ्लोटिंग चार्ज विल कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको, एग्जाम में आए हैं पास एग्जाम क्वेश्चन। कौन कौन से केसेस हैं फ्लोटिंग चार्ज कैन कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज? ये 4 केसेस हैं जहां पर फ्लोटिंग चार्ज कैन कन्वर्ट इनटू फिक्स चार्ज। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन द अफोर्सेड सर्कमस्टेंस द फ्लोटिंग चार्ज इज सेड टू बिकम फिक्स्ड। तो ऊपर 4 केसेस मैंने आपको बताए, इन चारों केसेस में फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा, फिक्स चार्ज हो जाएगा अंटिल द चार्ज क्रिस्टलाइजेस और अटैचेस और बिकम फिक्स। जब तक चार्ज फिक्स नहीं हो जाता तो राइट, द कंपनी कैन डील विद द प्रॉपर्टी। जब तक चार्ज फिक्स नहीं हो जाता, जब तक वो फ्लोटिंग है, तब तक कंपनी उससे डील कर सकती है। लेकिन द मोमेंट वो फिक्स हो जाएगा, अब कंपनी उससे डील नहीं कर सकती। ऑल्दो द फ्लोटिंग चार्ज इज प्रेजेंट सिक्योरिटी, yet is leave the company free to that property। ये है प्रेजेंट सिक्योरिटी ही, लेकिन एज ऑफ नाउ वो फ्लोटिंग है, तब तक कंपनी दैट प्रॉपर्टी। सेम चीज बार बार वही वही चीज। इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने से ना फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज में, और उस केस में इट विल हैव प्रायोरिटी ओवर सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज एंड इक्विटेबल चार्ज यानी कि सब्सिक्वेंट फ्लोटिंग चार्ज एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिट। देखो बहुत अच्छा इफेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। देखो नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि फिक्स चार्ज को ना फ्लोटिंग चार्ज से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है पेमेंट में। पेमेंट में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है? फिक्स चार्ज को ज़्यादा मिलती है कि फ्लोटिंग को? तो फिक्स चार्ज को फ्लोटिंग चार्ज से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है? अब मान के चलो कोई फ्लोटिंग चार्ज है और वो क्रिस्टलाइज हो गया। क्रिस्टलाइज हो गया यानी कोई फ्लोटिंग चार्ज है, वो कन्वर्ट होके फिक्स चार्ज हो गया, तो अब तो वो फिक्स चार्ज हो गया। तो नाउ वी विल कंसिडर इट एज फिक्स चार्ज, और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कि सब्सिक्वेंट अगर अपन को इक्विटेबल चार्ज क्रिएट करेंगे। इक्विटेबल यानी कि सब्सिक्वेंट फ्लोटिंग चार्ज। तो अगर अपन कोई सब्सिक्वेंट फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करेंगे, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कि फ्लोटिंग चार्ज विच इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज। ऑफ कोर्स फ्लोटिंग चार्ज विच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज, तब तो ये फिक्स चार्ज हो गया ना, तो गेट मोर प्रायोरिटी ओवर सब्सिक्वेंट फ्लोटिंग चार्ज। अगर बाद में अपन कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करेंगे तो उससे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और अनसिक्योर्ड से भी ज्यादा। ऑफ कोर्स अनसिक्योर्ड मतलब तो कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, चार्ज है ही नहीं। अनसिक्योर्ड मतलब चार्ज है ही नहीं। तो जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया फिक्स चार्ज हो गया, उसको पेमेंट में ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। ऑफ कोर्स जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हुआ है उसको, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब उनको तो चार्ज क्रिएट हुआ ही नहीं है, वो तो गिरवी है। तो ये आपको दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग। जल्दी से बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? चार्ज क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि दो तरह के चार्ज होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। और फिर अपन ने पढ़ा कि हाउ कैन अ फ्लोटिंग चार्ज बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज। आप फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? राइट, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्या हुआ हमारा? यस यस यस। एक छोटी सी बात यहाँ पर दी हुई है, ये
छोटी सी बात यहाँ पर दी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन जो है 3 तरह के यहाँ आपको चार्ज दिए हुए हैं, फर्दर चार्ज, एक्सक्लूसिव चार्ज और परिपशु चार्ज। एक्सक्लूसिव चार्ज मतलब जब आप किसी प्रॉपर्टी पे सिर्फ एक ही लेंडर के फेवर में चार्ज क्रिएट करते हो, बोलते हो कि प्रॉपर्टी में हम और किसी लेंडर के फेवर में चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे, आप किसी प्रॉपर्टी पे सिर्फ एक ही लेंडर के फेवर में चार्ज क्रिएट करते हो, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव चार्ज। है। और फर्दर चार्ज यानी जब आप किसी प्रॉपर्टी पे एक चार्ज क्रिएट करने के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ फर्दर चार्ज क्रिएट करते हो। मान के चलो मैंने एसबीआई से लोन लिया, तो मेरे पास एक जमीन है, मैंने उस जमीन को गिरवी रख दिया एसबीआई के फेवर में। फिर मैंने एचडीएफसी से लोन लिया, तो मैंने उस जमीन को फिर एचडीएफसी के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। तो जब हम एक ही प्रॉपर्टी पे बार बार चार्ज क्रिएट करते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं फर्दर चार्ज। तो जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी पे पहले फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया, फिर मैंने उसी प्रॉपर्टी पे सेकंड चार्ज क्रिएट कर दिया, तो उसको सेकंड चार्ज को अपन फर्दर चार्ज बोलेंगे किसी और के फेवर में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और परिपशु मतलब जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज इक्वल लेवल पे क्रिएट करते हो, कोई फर्स्ट नहीं कोई सेकंड नहीं। फर्दर चार्ज में क्या होता है ना, प्रायोरिटी होती है कि फर्स्ट चार्ज को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, सेकंड चार्ज को उससे कम प्रायोरिटी मिलेगी, थर्ड चार्ज को उससे कम प्रायोरिटी मिलेगी। तो फर्दर चार्ज में ना प्रायोरिटी बेसिस है। लेकिन जब आप परिपशु चार्ज क्रिएट करते हैं ना, तो सारे चार्ज को इक्वल प्रायोरिटी मिलती है। यानी कि मैंने फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया, फिर मैंने परिपशु विद फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया, तो यहाँ इसको फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको सेकंड प्रायोरिटी नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। दोनों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी मिलेगी। तो जब आप परिपशु चार्ज क्रिएट करते हो ना, तो दोनों पार्टी को सेम प्रायोरिटी मिलती है ऑन द रीपेमेंट, राइट। दोनों पार्टी को सेम प्रायोरिटी मिलती है, उसको अपन बोलते हैं परिपशु चार्ज। परिपशु मतलब इक्वल फुटिंग, इक्वल इक्वल स्टैंडिंग। और ये मैंने आपको डिवेंचर वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि दिस चार्ज इज शेयर्ड बाय मोर देन वन लेंडर, बट इन द रेशियो ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी को बराबर प्रायोरिटी मिलती है, उनके डेट के रेशियो में उनको शेयर किया जाता है। बट हाँ, अगर आप परिपशु चार्ज क्रिएट कर रहे हो, तो आपको हमेशा फर्स्ट चार्ज होल्डर की परमिशन लेनी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन 3 तरह के चार्ज होते हैं, परिपशु, एक्सक्लूसिव और फर्दर चार्ज। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? यस, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? नॉट हियर, बस यहाँ पर आपको किसी एसेट में चार्ज क्रिएट। हाँ, और अगर यस बिल्कुल, कैन अ डेट बी अ सिक्योरिटी? देखो डेट यानी कि आप बोल रहे हो डेटर बोल रहे हो, राइट? डेटर बोल रहे हो ना, डेटर यानी कि कंपनी को जो पैसा लेना है, तो वो भी तो कंपनी का असेट ही हुआ ना, दैट इज एन असेट ना। पैसा अपन को लेना है, जो भी अपना अधिकार है, वो अपना असेट हुआ। डेट जो कंपनी को लेना है यानी कि डेटर हो गया ना, दैट इज डेटर्स, राइट। डेटर्स बोल लो, बिल्स रिसीवेबल बोल लो, ट्रेड रिसीवेबल्स बोल लो, तो डेटर्स अपना असेट होता है। डेटर्स यानी हमें कहीं से पैसा मिलना है, क्रेडिटर्स यानी हमें पैसा देना है, डेटर यानी हमें उनसे पैसा मिलना है। तो डेटर आपकी असेट है, आप उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो, बट जो डेटर पे चार्ज क्रिएट होगा वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होगा। डेटर आपका करंट एसेट होता है, और डेटर कीप्स ऑन चेंजिंग। आपको हो सकता है आपका कोई डेटर पैसा दे दे, उसका पेमेंट हो जाए तो अब वो डेटर नहीं रहा, और फर्दर आप क्रेडिट सेल्स करोगे तो और आपके डेटर्स क्रिएट होते जाएंगे। तो डेटर्स जो है वो आपका करंट एसेट है, वो चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। यस, आप डेटर्स पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि वो करंट एसेट है एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग। आप यही पूछ आपका डाउट क्लियर हुआ? आप यही पूछना चाह रहे हो? आपका डाउट क्लियर हुआ? यस। जो कंपनी को पैसा मिलने का है, अगर हमें कहीं से कोई भी पैसा मिलने का है, जो हमारा डेटर है, डेटर यानी हमें पैसा मिलने का है, तो ऑफ कोर्स इट इज आवर एसेट। बैलेंस शीट में हर वो चीज जो आप असेट दिखा सकते हो, विच इज असेट एज पर शेड्यूल 3, आप उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो। आप उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो, तो आप अपने डेटर्स पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हो, एंड इट विल बी कॉल्ड एज फ्लोटिंग चार्ज, बिकॉज डेटर इज योर करंट एसेट एंड इट कैन। तो ये आपकी छोटी सी बात थी, समझ में आया? अब देखो, एक सेक्शन करते हैं 6:30 तक, ठीक है? तो फाइनली अभी तक अपन बेसिक पढ़ रहे थे ना, अभी तक अपन ने कंपनीज एक्ट स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक अपन ने कंपनीज एक्ट अभी तक अपन ने कंपनीज एक्ट स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक अपन बेसिक पढ़ रहे थे कि चार्ज क्या होता है, राइट, व्हाट इज चार्जेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस का मीनिंग क्या होता है। तो टिल नाउ वी वर डूइंग बेसिक कि चार्ज क्या होता है। अब हम लोग फाइनली कंपनीज एक्ट का पहला सेक्शन इस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन 7777।
माय डियर, अभी तक अपन ने बेयर एक्ट यानी सेक्शन चालू नहीं किया था। अभी तक हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहे थे, मीनिंग समझ रहे थे, व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड ऑल 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 ऑल। अब हम लोग फाइनली कंपनीज एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सेक्शन इस चैप्टर का सेक्शन 77। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में दिया क्या है, कंपनीज एक्ट में दिया क्या है, कुछ नहीं, बस पूरा चैप्टर एक ही चीज बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हो या खत्म कर रहे हो या चेंज कर रहे हो तो गवर्नमेंट को बताओ, आरओसी के पास रजिस्टर करो। क्योंकि ना गवर्नमेंट की वेबसाइट में अगर आप कोई भी कंपनी का मास्टर डेटा खोलोगे ना, तो वहां पर मास्टर डेटा में आपको, कोई भी कंपनी का मास्टर डेटा खोलोगे ना, तो वहां पर मास्टर डेटा में आपको हर कंपनी के चार्जेस की डिटेल्स मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि जब भी आप चार्ज क्रिएट करोगे, जब भी आप चार्ज क्रिएट करोगे तो इमीडिएटली फॉर्म फाइल करके आरओसी को इन्फॉर्म करो, आरओसी के पास रजिस्टर कराओ 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। लॉजिक इसका क्या है? लॉजिक ये है कि हर वो इंसान जो कंपनी से डील कर रहा है या कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसको पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है, उसको पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पे गिरवी है। तो लोगों को नोटिस देने के लिए, लाइक एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ताकि लोगों को पता चले कंपनी की ये प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, इस कंपनी की इस प्रॉपर्टी पे गिरवी है, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए मेन पर्पस ये है। दैट इज द रीजन दैट एवरी कंपनी आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स एवरी चार्ज रजिस्टर्ड। हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, कोई सी भी कंपनी हो, अगर कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रॉपर्टी पे गिरवी करती है, किसी भी अपने असेट पे गिरवी क्रिएट करती है, चार्ज क्रिएट करती है, तो वो हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा। आरओसी के पास कंपलसरी 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 रजिस्टर कराना होगा। सही। तो सेक्शन 77 पहला सेक्शन मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 77 में क्या लिखा है? सेक्शन 77 में ये लिखा है कि मान के चलो एक कंपनी है, कंपनी ने एसबीआई से लोन लिया, एसबीआई से लोन लिया, बदले में हमने अपनी प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज क्रिएट कर दिया, गिरवी क्रिएट कर दिया। तो जब हमने लोन लिया होगा तो हमने एक अग्रीमेंट बनाया होगा जिसको अपन बोलते हैं लोन अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? लोन अग्रीमेंट। या फिर हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट ही, जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसको अपन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो जब हम लोन लेते हैं ना तो हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं लोन अग्रीमेंट। लोन अग्रीमेंट, और उसी में हम जो गिरवी रहती है उसकी सारी डिटेल्स लिख देते हैं, जो भी प्रॉपर्टी हम गिरवी गिरवी रखते हैं, राइट। अब ध्यान से सुनना, हमने लोन लिया, हमने गिरवी रख दिया, ठीक है, लोन लिया, गिरवी रख दिया। अब सेक्शन 77 आपको ये बोलता है कि आपको आरओसी को बताना होगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आरओसी बहुत पॉजिटिव है। कंपनी में कुछ भी होता है ना, हमें आरओसी को बताना होता है। यहाँ पर अगर आपकी कंपनी में चार्ज क्रिएट होगा या मॉडिफाई होगा या कैंसिल होगा, कुछ भी हो, चार्ज क्रिएट करो, बंद करो, मॉडिफाई करो, चेंजेस करो, तुरंत आरओसी को इन्फॉर्म करके आरओसी के पास हावी क्लेवर दिस। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि हर वो कंपनी जो चार्ज क्रिएट करती है उसको उस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। और आरओसी के पास रजिस्टर कराने के लिए हम एक फॉर्म फाइल करते हैं और उस फॉर्म का नाम है CHG1। पहला चार्ज का फॉर्म है CHG1। बहुत ईजी है इस चैप्टर के फॉर्म्स याद करना, इतना ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इस चैप्टर के सारे फॉर्म्स याद करना ना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कंपनी को अगर अपने चार्जेस को रजिस्टर कराना है तो क्या फाइल करना होगा? CHG1। देखो, अगर कंपनी कोई भी उधारी लेती है, कोई भी उधारी लेती है, कोई भी डेट लेती है कंपनी, उसके बदले में अगर कंपनी गिरवी क्रिएट करती है तो हम कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? CHG1 फाइल करेंगे। लेकिन अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके गिरवी क्रिएट कर रही है, डिबेंचर्स क्या होता है, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, भूलना मत। डिबेंचर्स क्या होता है? वो भी उधारी होता है, राइट। डिबेंचर्स क्या होता है? उधारी होता है। तो अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके बदले में सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, गिरवी कर रही है, तो सिर्फ वो वाले चार्ज को के लिए अलग से फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप डिबेंचर्स इशू करके सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो तो उस चार्ज को रजिस्टर करने के लिए एक अलग से फॉर्म दिया हुआ है। वो वाला फॉर्म CHG1 में फाइल मत करना, उसके लिए अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। बाकी सारे उधारियों के लिए अलग फॉर्मेट दिया हुआ है और डिबेंचर के लिए अलग फॉर्मेट दिया हुआ है CHG9 में। तो अगर आप डिबेंचर इशू करके चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर ROC। डिबेंचर के अलावा कोई भी दूसरा आप डिपॉजिट रेज कर रहे हो, आप उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो और बदले में आप गिरवी रख रहे हो, तो उस केस में कौन सा फॉर्मेट फॉलो करोगे? CHG1 फॉर्म है, फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको भर के आप आरओसी को फाइल करोगे। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स इशू करके सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो, उस केस में आपको अलग फॉर्मेट CHG9 फॉलो करना होगा। उस केस में आपको CHG9 आरओसी को फाइल करना होगा।
So you have to get your charge registered with ROC by filing a form CHG1 in all other cases and CHG9 in case of डिबेंचर। बाकी सारे केस में आप CHG1 फाइल करोगे, डिबेंचर के केस में आप CHG9 फाइल करोगे। कब? क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर। क्रिएशन यानी जब आप नया चार्ज क्रिएट करोगे, जब आप किसी प्रॉपर्टी पे पहली बार असेट चार्ज जब आप किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करोगे, जब आप किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करोगे, तो आपको उस क्रिएशन ऑफ चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। कैसे कराओगे? CHG1 या CHG9 फाइल करके। कितने दिन के अंदर? चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर? चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर। और फिर आरओसी चेक करेगा सब सही है कि नहीं। हाँ, आरओसी चेक करेगा, अगर सब सही होगा तो आरओसी आपके चार्ज को रजिस्टर कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा विच इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज विच इज इन फॉर्म नंबर CHG2। लाइन से है फॉर्म, बहुत ज्यादा इजी है याद करना। CHG1 CHG2 और एक एक्स्ट्रा है CHG9। ये बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, कई सारी कंपनीज अब 30 डेज में नहीं करेगी तो क्या करेंगे? चार्ज गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो वो एमसी की वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आरओसी की डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो आरओसी के पास आपको रजिस्टर कराना ही होगा। व्हाट इफ कंपनी 30 दिन में नहीं कराती है तो एडिशनल फीस देके, लेट फीस देके हम एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। कि मोटिव ये है कि आपको करना ही है, आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना ही है। 30 डेज में नहीं करोगे तो बाद में करो, लेकिन लेट फीस देके करो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया। किसके पास है पावर एक्सटेंशन देने की? आरओसी के पास है। और यहाँ पर बोल दिया गया कि आरओसी के पास पावर है, अगर कोई कंपनी 30 में चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाती है, अगर कोई कंपनी 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाती है तो हमने उनको एक्सटेंशन दे दिया कि आप नेक्स्ट 30 डेज में चार्ज रजिस्टर कर लो। नेक्स्ट 30 डेज यानी टोटल 60 डेज। टोटल 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज मतलब एक्स्ट्रा 30 डेज, एक्स्ट्रा 30 डेज दे रहे हैं उस केस में, लेकिन आपको एडिशनल फीस होगी। नॉर्मल फीस में बात नहीं बनेगी, उस केस में आपको एडिशनल फीस दे। और मैम अगर कोई इतना ढीठ निकला जो 60 डेज में भी नहीं कर पाया, टोटल 60 डेज में भी नहीं कर पाया, तो आरओसी के पास एक और बार पावर है। आरओसी उसके बाद फिर फर्दर एक्सटेंशन दे सकती है। फर्दर एक्सटेंशन दे सकती है कितने दिन का? नेक्स्ट 60 डेज का। यानी टोटल कितना हुआ? 30 + 30 + 60, टोटल 120 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन इस केस में आपको एड वैलोरम फीस, एड वैलोरम फीस यानी कि जब आपकी फीस चार्ज के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा चार्ज का अमाउंट उतनी ज्यादा फीस, जितना कम चार्ज का अमाउंट उतनी कम फीस। तो जब आपकी फीस वैल्यू पे डिपेंड करती है ना तो अपन बोलते हैं एड वैलोरम फीस। तो उसके बाद आप नेक्स्ट 60 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन देखो, मोटिव यहाँ पर है टाइमली चार्ज रजिस्टर कराना। कि भाई आपको 30 डेज टाइम दिए, चलो ठीक है, भारत है, इंडिया है, कोई टाइम पे काम करता नहीं है, तो आपको 30 डेज का और एक्सटेंशन दे दिए। लेकिन आप 60 डेज में भी नहीं कर पाए तो आपको 60 डेज का चलो और एक्सटेंशन दे दिए। 120 दिन मिल गए आपको, 120 डेज। अगर आप 120 डेज में भी नहीं कर रहे हो तो अब आपको और एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। मोटिव ये है, मोटिव ये है कि पब्लिक को पता चले, जो पब्लिक उस कंपनी की प्रॉपर्टी खरीदेगी, जो पब्लिक उस कंपनी से डील करेगी, को पता लगे कि इस कंपनी की इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट है, इस कंपनी की इतनी इतनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट है। द पर्पस इज टू इन्फॉर्म द पब्लिक। और अगर आप 1 साल के बाद पब्लिक को इन्फॉर्म करोगे तो फिर मतलब ही क्या, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम बोला 30 डेज में रजिस्टर करो। नहीं तो चलो ठीक है नेक्स्ट 30 डेज का एक्सटेंशन ले लो, नहीं तो चलो ठीक है नेक्स्ट 60 डेज का एक्सटेंशन ले लो। बस भैया बस, अब हो गया पेशेंस खत्म, और एक्सटेंशन नहीं दे सकते, और एक्सटेंशन नहीं दे सकते। टोटल 120 डेज मिल गए हैं आपको, टोटल आपको 120 डेज मिल गए हैं। मतलब अप्रॉक्स 4 महीना, अप्रॉक्स 4 मंथ्स। अगर आप 4 मंथ्स में भी रजिस्टर नहीं करा पा रहे हो तो अगर हम 6 महीने बाद, 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे रजिस्टर करके इस कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है, तो मतलब ही क्या? ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस कंपनी से डील कर चुके होंगे उस 1 साल में, मोटिव ही खत्म हो जाएगा ना। अगर हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, मोटिव ही खत्म हो जाएगा कि भाई जब मन चाहा 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब मन चाहा फाइल कर दो, जब मन चाहा 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब मन चाहा रजिस्टर कर लो। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पर्पस ही फेल हो जाएगा फिर। जो पर्पस, जिस पर्पस के साथ ये प्रोविजन आया कि आप अपने चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करो, वो पर्पस ही पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको बोला गया कि 120 दिन के बाद 1 दिन का एक्सटेंशन, उसके बाद वो चार्ज आपका फॉरएवर अनरजिस्टर्ड रहेगा। 1 दिन का और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आपको, 1 डे, इवन 1 सिंगल डे का और एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। 120 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाओ, और नहीं करवाते हो तो आपका आजीवन वो चार्ज अनरजिस्टर्ड रहेगा। और खुश मत होना, क्योंकि अनरजिस्टर्ड चार्ज के बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं।
अगर आपका चार्ज अनरजिस्टर्ड रहेगा ना, बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं उसके, बहुत नुकसान होता है। मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी कि अनरजिस्टर्ड चार्ज के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इसीलिए हम आपको टाइम लिमिट दे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी रजिस्टर कराओ, 1 साल बाद 2 साल बाद, पर्पस ही फेल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ लॉ बोलता है कि जब भी कोई चार्ज क्रिएट होता है, क्रिएट यानी पैदा हो रहा है, हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं चार्ज, जब भी कोई चार्ज क्रिएट होता है तो हम CHG 1 या CHG 9 आरओसी को फाइल करके रजिस्टर करवाते हैं। बाकी सारे केसेस में CHG 1, डिबेंचर के केस में CHG 9, कितने दिन के अंदर, 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। नहीं कर पाए तो एडिशनल फीस देके नेक्स्ट 30 डेज में कर लो, यानी टोटल 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। और तब भी नहीं कर पाए तो एड वेलोरम फीस देके फर्दर 60 डेज में कर लो, यानी टोटल ऑफ 120 डेज। और तब भी नहीं कर पाए तो और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं कर पाए टोटल 120 डेज में रजिस्टर, तो और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, भगवान भी नहीं दे सकता, आरओसी भी नहीं दे सकता, आरडी भी नहीं दे सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए भी नहीं दे सकता। 120 डेज के बियॉन्ड आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, फिर वो आपका चार्ज अनरजिस्टर्ड ही रहेगा। और अनरजिस्टर्ड चार्ज को बहुत सारे ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज, इसलिए आपको मैक्सिमम कितने दिन का टाइम मिल रहा है, 30 + 30 + 60, टोटल 120 डेज। कर लो, कर लो रजिस्टर, नहीं तो गए काम से। ठीक है, इस बात समझ में आई। दिस इज ऑल अबाउट 7 ऑल अबाउट सेक्शन। जल्दी से आ जाओ आपके मटेरियल, पेज नंबर 278, पेज नंबर 278 में आ जाओ, सेक्शन 7 सेक्शन 77 सबसेक्शन 1। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी की, कंपनी की जो चार्ज क्रिएट कर रहा है ना, उसकी जो बोरोअर, कंपनी, कंपनी कौन है, बोरोअर, जो उधार ले रही है और चार्ज क्रिएट कर रही है अपने एसेट पे, तो कंपनी की जिम्मेदारी डाली गई कि चार्ज रजिस्टर कराने की पहली जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की चार्ज होल्डर की, कंपनी की जिम्मेदारी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी हु इज क्रिएटिंग द चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया। हाँ, आप एक बात ध्यान से सुनना, चाहे आप चार्ज इन इंडिया क्रिएट करो या आउटसाइड इंडिया क्रिएट करो, दोनों को रजिस्टर कराना पड़ता है। मान के चलो मेरा, हमारी कंपनी का दुबई में एक फ्लैट है, तो हमने इंडिया में उधार लिया HDFC बैंक से, बदले में जो हमारा दुबई का फ्लैट है वो हमने गिरवी रख दिया, दुबई का फ्लैट मॉर्गेज कर दिया, तो क्या आरओसी के पास रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा भाई। जो प्रॉपर्टी पे आप मॉर्गेज कर रहे हो, चार्ज क्रिएट कर रहे हो, वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, इन इंडिया हो और आउटसाइड इंडिया हो, डजेंट मैटर, यू हैव टू गेट योर चार्ज रजिस्टर्ड आरओसी। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी हु इज क्रिएटिंग चार्ज वेदर इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, yes, whether tangible or otherwise, to register the particulars of charge signed by the company and the charge holder विद द आरओसी। आपको क्या करना होगा, आपको उस चार्ज को रजिस्टर कराना होगा, विच हैज टू बी साइंड बाय बोथ द कंपनी एंड चार्ज होल्डर। ऑफ कोर्स, वो जो आप आरओसी को रजिस्टर कराने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, उसमें कंपनी का भी साइन होना चाहिए और चार्ज होल्डर का भी साइन होना चाहिए। और उसके साथ ना आपको जो लोन इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप लोन लेते हो या जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप चार्ज क्रिएट करते हो, फॉर एग्जाम्पल लोन अग्रीमेंट, जब आप बैंक से लोन ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, तो उसी जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो ना, लोन अग्रीमेंट, उसी लोन अग्रीमेंट के थ्रू आप लोन भी लेते हो और चार्ज भी क्रिएट करते हो। तो वो जो लोन अग्रीमेंट है ना, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएटिंग चार्ज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएटिंग चार्ज वो प्रूफ है, वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, उस लोन अग्रीमेंट के थ्रू हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, राइट। व्हेन विल बी फाइलिंग CHG 1 ना, CHG 1 या CHG 9, तो उसके साथ हमें वो लोन अग्रीमेंट अटैच करना होगा, हम उसको अकेले नहीं फाइल कर सकते, प्रूफ देना होगा ना कि लोन लिया है, चार्ज क्रिएट किया है, उसका ये प्रूफ है, क्या प्रूफ है, एग्जांपल लोन अग्रीमेंट, लोन अग्रीमेंट प्रूफ है कि हमने लोन लिया है, बदले में चार्ज क्रिएट किया है। तो जो लोन अग्रीमेंट है ना, उसको अपन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को ना आपको CHG 1 CHG 9 के साथ अटैच करके फिर आरओसी को फाइल करना होगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि हर वो कंपनी, उसकी ड्यूटी है जो चार्ज क्रिएट करती है, गेट द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज साइन बाय कंपनी एंड चार्ज होल्डर, yes, together with the instrument creating charge, particulars of charge together with instrument of charge to be filed with ROC within 30 days of creation। ROC के साथ फाइल करना होगा 30 डेज के अंदर अंदर, कौन से फॉर्म में, CHG 1 और CHG 9। ये आपका 77 सबसेक्शन 1। उसके बाद प्रोविजो इसका क्या बोल रहा है कि आरओसी में एक्सटेंशन की बात कर रहा है, 77 सबसेक्शन 1 प्रोवाइडेड दैट से चालू होता है, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो बता रहा है कि आरओसी चाहे तो एक्सटेंशन दे। अब इसको काट देना, ये ना इस अमेंडमेंट के पहले की बात कर रहा है, जो आज के डेट पे रेलेवेंट नहीं है, ये वाली डेट आज के डेट पे रेलेवेंट नहीं है, तो इसको काट देना। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आरओसी में ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी अप्लाई करती है तो
allow such registration to be made within 60 days of creation. 60 डेज ऑफ क्रिएशन में से 30 डेज ऑफ क्रिएशन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि हम नेक्स्ट 30 डेज की बात कर रहे हैं। तो अगर कंपनी अप्लाई करती है तो आरओसी नेक्स्ट 30 डेज का एक्सटेंशन सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, यानी कि आरओसी बोलेगा एडिशनल फीस दो, हम आपको नेक्स्ट 30 डेज का एक्सटेंशन दे देंगे, यानी कि 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फिर आपको फर्दर एक और प्रोविजन दे दिया। अब आपको बोल रहा है कि इफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द अफोर्सेड पीरियड, यानी कि अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अगर आप 60 डेज के अंदर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो उस केस में रजिस्ट्रार में ऑन एन एप्लीकेशन अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन फर्दर 60 डेज। अगर आप 60 डेज के भी अंदर रजिस्टर नहीं करते हो तो आरओसी आपको फर्दर 60 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है। आरओसी आपको नेक्स्ट 60 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फीस, लेकिन इस केस में आपको क्या देना होगा, कौन सी फीस देनी होगी, उस केस में आपको एड वैलोरम फीस देनी, कौन सी फीस देनी होगी, एड वैलोरम। हाउ वी क्लियर दिस? अब देखो यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ कंपनी। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 120 डेज, यानी कि 120 डेज के एक्सपायरी के बाद आप रजिस्टर कर ही नहीं सकते। मैंने आपको लॉजिक बताया क्यों, लॉजिक ही फेल हो जाएगा। मेन पर्पस है पब्लिक को इन्फॉर्म करो, पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, ताकि कोई भी जो कंपनी से डील करे दे शुड बी इन्फॉर्म्ड that company has created charge on this asset. This provision restrict the ability of company to register charge after 120 days, resulting beyond 120 days the charge cannot be registered. मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ कि आपके पास 30 डेज का टाइम है, नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 30 डेज है, नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 60 डेज है, यानी टोटल 120 डेज है। 120 डेज के बियॉन्ड आप अधिकार खो दोगे, अब आप रजिस्टर नहीं कर सकते, वो चार्ज अनरजिस्टर्ड ही रहेगा। यू लूज योर राइट टू गेट योर चार्ज रजिस्टर्ड आफ्टर 120 डेज। आई होप दैट एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर, और आपको ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है, अ सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज शैल नॉट प्रिजुडाइज द राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर द चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड, which means that the right of the former charge holder will not be affected in case charge। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, मान के चलो कि हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान के चलो ये एक जमीन का टुकड़ा है, ये इतना एरिया है, 1 एकड़ लैंड है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 एकड़ लैंड है, ये जमीन का टुकड़ा है। अब इस जमीन पे हमने एसबीआई से लोन लिया, एसबीआई के फेवर में गिरवी, इस जमीन को, ये जमीन है, लैंड है 1 एकड़ की, ये 1 एकड़ की लैंड हमने एसबीआई से लोन लिया, बदले में एसबीआई को गिरवी रख दिया। एसबीआई को क्या कर दिया, एसबीआई को फर्स्ट चार्ज क्रिएट कर दिया, और वो चार्ज हमने रजिस्टर कर लिया, वो चार्ज हमने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कर लिया। अब हुआ क्या, बाद में हमने एचडीएफसी से फिर लोन लिया, एचडीएफसी से लोन लिया, और इसी जमीन पे हमने फर्दर सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब हम सब्सिक्वेंट इसको भी हम अगर रजिस्टर कर देंगे तो क्या इसका मतलब ये है किसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्या इससे पहला वाला चार्ज जो हमने आरओसी के पास रजिस्टर कराया था उसमें इफेक्ट होगा क्या, नहीं। तो अगर हम सब्सिक्वेंट चार्ज भी रजिस्टर करते हैं तो उससे जो फर्स्ट चार्ज रजिस्टर हुआ था उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्टिल द फर्स्ट चार्ज विल गेट द प्रायोरिटी, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट चार्ज रजिस्टर करिए हैं, तो हम सेकंड चार्ज रजिस्टर कर रहे हैं, तो इट विल नॉट अफेक्ट द फॉर्मर चार्ज होल्डर, इट विल नॉट अफेक्ट द फर्स्ट चार्ज। आर वी क्लियर विद दिस? और इसी के साथ जो है हम ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं ना आपको बाकी का सेक्शन कल करेंगे, मैं आपको रैंडमली एक ऐसी एमसी की वेबसाइट में मैं आपको दिखाती हूँ, चार्ज दिखाती हूँ, सॉरी, एमसी की वेबसाइट में 32 + 48 80 मैथ्स टेस्ट कर, कोई कंपनी का खोलते हैं अपन, ठीक है, कौन सा खोलें, इन्फोसिस, 70 40 50। अब देखो एक भी चार्ज क्रिएट नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो, एक भी चार्ज क्रिएट नहीं है। ये आप एमसी में जाना, मास्टर डेटा में जाना, कोई भी कंपनी का आप मास्टर डेटा ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर ने इन्फोसिस का खोला, इन्फोसिस का खोला, ये इन्फोसिस की डिटेल्स है, देखो नाम देखो, और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ चार्ज में जाओगे तो उस कंपनी की प्रॉपर्टी में जितनी भी चार्ज क्रिएट होगा ना वो सारा आपको दिख जाएगा, नो चार्ज फाउंड, एक भी चार्ज इनका क्रिएट नहीं। चलो अपन दूसरी कंपनी सर्च करते हैं, दूसरी कंपनी अपन सर्च करके देखते हैं।
29। 1 5 का मैथ्स टेस्ट कहाँ इनका है चार्ज। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है। इसका मैंने आपका खोला, ठीक है, बेसिक मास्टर डेटा। तो यहाँ मास्टर डेटा में आप इंडेक्स ऑफ चार्ज में जाओगे ना, तो यहाँ पर जो आरओसी रजिस्टर करता है ना, ये कंपनी जितने भी इसके चार्ज क्रिएट होंगे ना, वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो जैसे देखो, पहला चार्ज, चार्ज आईडी है, ये यूनिक आईडी होता है हर चार्ज का। चार्ज होल्डर नाम, चार्ज होल्डर नेम यानी किसके फेवर में हमने चार्ज क्रिएट किया है, किससे हमने लोन लिया है। चार्ज होल्डर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के फेवर में हमने चार्ज क्रिएट किया है। डेट ऑफ क्रिएशन, कब चार्ज क्रिएट किया? 30 मार्च 2009 को। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफाई हुआ, इसमें कोई चेंजेस हुआ? 15 दिसंबर 2009 को चेंज हुआ है। क्या ये चार्ज खत्म भी हो गया? हाँ, ये चार्ज खत्म भी हो गया। कब हुआ ये खत्म? 18 मार्च 2014 को। कितने रुपए का चार्ज क्रिएट किया? 93 9 सॉरी 93 करोड़ 70 लैक्स, 93 करोड़ 70 लैक्स का चार्ज हमने क्रिएट किया। और ये एड्रेस है। और यस, ये देखो, ये दिखा आपको, इसका मतलब ये क्या है? ये रजिस्टर ऑफ चार्ज है जो आरओसी मेंटेन करती है ना। अब अगर आप कोई भी कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी, आप CHG 1 आरओसी को फाइल करोगे ना, तो उसके बाद वो डेटा यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। एमसी की वेबसाइट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आरओसी जैसे ही उसको अपडेट करेगा, यहाँ अपडेट हो जाएगा और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आप चाहो तो किसी कंपनी का कोई भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट होगा, आप देख सकते हो कि कंपनी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे कौन कौन सा चार्ज क्रिएट है। इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट व्हेन यू फाइल इट विद आरओसी, सो इट इज पब्लिकली अवेलेबल इन एमसी वेबसाइट, सो यू कैन गो थ्रू इट। यहाँ पर देखो, चार्ज क्रिएट है किसके फेवर में? एचडीएफसी बैंक के फेवर में। डेट ऑफ क्रिएशन, कब क्रिएट किया? 2003। कब सेटिस्फाई किया? 2010 में सेटिस्फाई हो गया। कितने का चार्ज था? 6 करोड़, 6 करोड़ का चार्ज था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है आपका इंडेक्स ऑफ चार्ज। इंडेक्स ऑफ चार्ज, ये आपका इंडेक्स ऑफ चार्ज है जो एमसीए की वेबसाइट में अवेलेबल होता है। और जो आरओसी के आप आरओसी के पास आप चार्ज रजिस्टर करते हो ना, तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पर अपडेट हो जाता है, फिर यहाँ दिखने लग जाएगा। और इसीलिए ये रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ना है कि आपको अपने चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। योर चार्ज इज क्रिएटेड, योर चार्ज इज क्रिएटेड ऑन असेट एंड चार्जेस आर क्रिएटेड ऑन द असेट्स ऑफ योर कंपनी। ये बताने के लिए हम लोग चार्ज रजिस्टर करते हैं। और यही इस particular chapter की requirement है that you have to get your charges registered with ROC so that it becomes public document. It will be publicly available to all the public. Are we clear with this? तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और इस चैप्टर को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। मेजर पोर्शन कल कोशिश करेंगे लेसन आपका कंप्लीट हो जाए। नहीं होता है तो हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे। कल हम कोशिश करेंगे लेसन हमारा कंप्लीट हो जाए, बट कल हम मॉर्निंग क्लास करेंगे, ठीक है? तो कल से हमारी मॉर्निंग क्लास होगी। टाइमिंग 9 बजे से होगा मोस्ट प्रोबेबली। आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप। सो कल से हमारी मॉर्निंग क्लास होगी और कल से हम कंपनी लॉ एसबीआई दोनों स्टार्ट करेंगे। और हम जल्दी से चार्जेस और डिविडेंड कंप्लीट करके हम पार्ट भी चालू करेंगे, ठीक है? पार्ट भी करेंगे, उसके बाद अकाउंट्स ऑडिटर। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आई प्रॉमिस समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो एक बार पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग बोलोगे, अगर नहीं समझ में आया रहेगा आपको, या आप लोग बोलोगे कि आप बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो हम पार्ट भी कंप्लीट करने के बाद जब हमारा बाकी लेसन कंप्लीट हो जाएगा कंपनी लॉ का, तो जो अकाउंट्स ऑडिटर की जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी है वो हम लाइव भी ले लेंगे, ठीक है? अकाउंट्स ऑडिटर 2 चैप्टर एक बार रिकॉर्डेड करके देखो। नहीं समझ में आता है तो जब हमारा कंपनी लॉ का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरे लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग बोलोगे तो हम उसको लाइव भी ले लेंगे। बट आप लोग अपना टाइम सेव करने के लिए अभी वॉच कर सकते हो। अकाउंट्स के बस 3 रिकॉर्डिंग है, कोशिश करो देखने की। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो हम बाद में उसको फिर से लाइव ले लेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है? आपका टाइम सेव करने के चक्कर में अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने अकाउंट्स और ऑडिटर लिया है फेस टू फेस बैच में, तो अभी लास्ट वीक की ही रिकॉर्डिंग है, फ्रेश रिकॉर्डिंग है जो अभी मैंने लाइव लिया है फेस टू फेस बैच, ठीक है? तो उसी की रिकॉर्डिंग है। आप एक बार देखो, एकदम अपडेटेड है, एकदम अमेंडेड है। एक बार देखो, समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो पूरा कोर्स कंप्लीट होने के जब बाकी लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में हम उसको आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको लाइव ले लेंगे। बट ऑन माय रिक्वेस्ट एक बार देख देख एक बार वॉच करके देखो।
एटलीस्ट एक लेक्चर पूरा देख के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, आप प्रॉमिस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपका टाइम भी सेव होगा उससे। तो हम चार्जेस करेंगे, डिविडेंड करेंगे एंड देन पार्ट भी करेंगे। ओके, एंड एसबीएल कल से स्टार्ट होगा। एसबीएल छोटा सब्जेक्ट है, एसबीएल जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। सी यू ऑल टुमारो। कल से मॉर्निंग क्लास होगी और कल कंपनी लॉ एसबीएल दोनों की क्लास होगी। तो सी यू ऑल टुमारो, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।